Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU, ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते हैं तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। चलिए भाई, तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 1 शॉट फिजिक्स ऑन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो सब बच्चे बिल्कुल जोश और खरोश में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा,
तो अगर आप बिल्कुल जोश खरोश बिल्कुल तैयार है, और मॉडर्न फिजिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर लिहाज से, चाहे वो बोर्ड्स की आप बात कर लो या नीट की बात कर लो या जेई की बात कर लो, हर तरीके से मॉडर्न फिजिक्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सब लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल नीट बिल्कुल सर पे खड़ा है, जेई तो ऑलरेडी जेई मींस ऑलरेडी चल रहा है, जेई एडवांस थोड़े दिनों बाद होने ही वाला है। तो मेरे को लगा कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर एक वन शॉट तो चलता है, एक वन शॉट तो बनता है, और खूब सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तैयारी करके आया मैं बहुत सारी। इसके अंदर मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, जिन कहानियों के चलते मैं पूरी की पूरी आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको रिवाइज कराऊंगा। साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में मतलब PYQs हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे क्लास के इलस्ट्रेशंस होते हैं वो भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो फटाफट हम लोग शुरू हो जाते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी नीट के इस अमेजिंग चैनल पे, और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अनअकैडमी नीट डेली लाइव 2.0 के ऊपर। चलिए भाई, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। जो लोग मुझसे पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, माय नेम इज अनु गुप्ता, क्लियर जेईई अ लॉन्ग टाइम बैक। वैसे तो मैं मरीन इंजीनियर हूं, पर मैं पिछले 15 से ज़्यादा सालों से बच्चों नीट और जेईई की कोचिंग दे रहा हूं हमारे बच्चों को। इन 15 सालों मैंने हजारों बच्चों का डॉक्टर या IITian बनने का जो सपना है उसको पूरा किया है, और अब है आपकी बारी। ठीक है, बेसिकली बच्चों मैं कोटा से हूं, आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा शहर है ये, जो कि कोचिंग हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत सारी मेहनत करने के इरादे से और बहुत ही अच्छा अपने करियर को सेट करने के इरादे से यहाँ आते हैं, और नो डाउट यहाँ पर जो पास परसेंटेज है या जो सक्सेस रेशियो है वो यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा है। अब सवाल आता है क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों, एक टीचिंग पैडागॉजी है, एक सीक्वेंसिंग है पढ़ाने की, किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ाएंगे तो उसको बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाने के जो तरीके हैं, बहुत सालों से लगातार फीडबैक्स को यूज़ करके हम लोगों ने उसको इस लेवल पे ले आए हैं हम उसको, कि अब ये एक परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुका है, और ऑलमोस्ट परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट बट ऑलमोस्ट परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और साथ ही साथ कोटा का मटेरियल इतना इवॉल्व हो चुका है कि उन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो अपने आप ही आप बहुत तेज़ी से ऊपर आते हो। ठीक है, जो IQ आपका है वो डेफिनेटली वो इंप्रूव होता है थोड़ी सी आप, और जो नॉलेज तो खैर आपकी लगातार बढ़ती ही रहती है। सबसे बड़ी बात है, हमारा टारगेट यहाँ पे रहता है आपको बेसिकली हमेशा इंस्पायर करते रहना, जिसके लिए आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू माय टीम, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत एंथुजियास्टिक टीम है, जो हमेशा हर वक्त लगी रहती है अपने बच्चों के अंदर इतना जोश भरने में, इतना मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने में कि उनको पढ़ने में मज़ा आने लग जाए। और आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि अगर एक बार बच्चे पढ़ने में मज़ा आने लग गया फिर तो और चाहिए ही क्या। ठीक है, चलिए भाई, तो अब ये कोटा का जो मटेरियल है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो जितना भी जो पैडागॉजी है, वो सब मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए, आपके घर तक अनअकैडमी और यूट्यूब के जरिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बातें हम लोगों से, जो हम लोग आपके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम लोगों से जुड़ना तो आपको टेलीग्राम के, अगर आपके फोन में टेलीग्राम की ऐप होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, टेलीग्राम नहीं हो तो डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप ब्राउजर में जाइए, वहां पे ये वाला URL डालिए, बहुत ही सुंदर सा URL है livedaily.me/chat। ये वाला URL डालोगे तो बच्चों हमारे जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं उन सबके लिंक आपके सामने आ जाएंगे। आपको सारे लिंक पे क्लिक नहीं करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसके लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हम चाहेंगे इन टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो, चाहे रेगुलर क्लासेस हो, चाहे वो प्रो वचन हो, चाहे वो मतलब क्विजेज हों, जितनी जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके ऊपर अपडेट होती रहती हैं, जितने भी स्पेशल सेक्शंस होते हैं वो सब इसके ऊपर अपडेट होते रहते हैं, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें कुछ भी सीखने की। ठीक है, जो होने वाला है वो तो आपको टेलीग्राम के थ्रू पता चलेगा। अब सवाल ये आता है कि जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसका क्या। जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग विजुअलाइजेशन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आपके सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप मुझे यहाँ पर देखो तो मैं स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या सोनिक बूम क्या होता है, या वेव्स प्रैक्टिकली कैसे लगती हैं देखने में, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग क्लासेस के अंदर दिखाते रहते हैं। ठीक है, बिकॉज फिजिक्स इज नथिंग एल्स बट अमेजिंग विजुअलाइजेशन। एक बार आपको वो चीज नजर आने लग जाएगी ना बच्चों, उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं है। एक बार कोई चीज नजर आ गई, समझ में आ गई, एक बार मतलब बस फील कर ली हमने,
फिर तो बस फॉर्मूला एप्लीकेशन होता है। और खास बात ये, फॉर्मूला एप्लीकेशन में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होता। आप में से कितने बच्चों के साथ बच्चों ये होता है कि यार फॉर्मूला तो आ गया पर कौन सा लगाऊं, ये सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं पर लगाऊं कौन सा वाला ये याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आपको सही से फील आ जाएगी ना तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, और जो एक प्रोबेबल आंसर होगा उसकी भी आपको हल्की फुल्की आइडिया तो आएगा ही सही। और जो बहुत ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स होंगे आप उनको बहुत आसानी से रिजेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रिजेक्शन भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए भाई, इसी बात पे अगर आपको जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप ये वाला जो अगर यूआरएल डालोगे तो आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज पे पहुंच जाओगे जिसका नाम है वीडियो बुक। और वीडियो बुक बेसिकली ये वाली चीज है जहां पे हमने जितने भी वीडियोस आपके लिए बना के रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे आप यहां से सीधे सीधे लिंक पे क्लिक करते जाओ और पुराने वीडियोस देखते जाओ और उससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। YouTube के ऊपर जो हजारों लाखों वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें सब में गोते लगा लगा के अपना समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, कई बच्चे मुझसे, प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एक बात बताओ, जब हमें आप YouTube पे सब कुछ पूरा पूरा पढ़ा ही देते हो तो हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? व्हाट इज द रीजन? क्या आप ऐसा कुछ कहते हो कि नहीं हम अनअकैडमी पे ज्यादा पढ़ाते हैं और या सब्सक्रिप्शन या प्लस पे हम ज्यादा पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे कम पढ़ाते हैं? नहीं, हम दोनों पे बराबर पढ़ाते हैं। ठीक है, और बस इतना सा फर्क है कि यहां पे यूट्यूब पे क्या वन वे इंटरेक्शन होता है, मोस्टली वन वे इंटरेक्शन होता है, टू वे इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर वन वे इंटरेक्शन होता है बच्चों तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके डाउट्स हैं या जो आपको गाइडेंस जो लगातार मिलनी चाहिए, जो प्रैक्टिस आपको लेनी है, वो चीजें आप नहीं कर पाते। आप क्या करते हो, आप बेसिकली उसके अंदर सिर्फ नॉलेज एक्वायर करते हो। नॉलेज एक्वायर करना वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पता होना कि मैराथन कैसे दौड़नी है और एक्चुअली दौड़ना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं बच्चों। ऐसे ही एग्जाम के अंदर नॉलेज एक्वायर करना बोर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया, 100% मार्क्स लाने ले आएंगे साहब, लेकिन जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाते हो तो वहां बच्चों आपका टारगेट 100% मार्क्स लाना नहीं होता, वहां आपका टारगेट होता है 100% मार्क्स लाना। 100 में से 100 नहीं लाने हैं लेकिन बाकी लोगों से ज्यादा लाने हैं। ठीक है, वहां पे होता है कंपटीशन, वहां होता है रेस, वहां लगता है, वहां पे सारी के सारा खेल हो जाता है। फिर नॉलेज की बजाय हटके वो स्पीड एंड एक्यूरेसी का हो जाता है कि किसने कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व किए और किसने कितने ज्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उसके लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कम से कम डेली 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए बच्चों। ठीक है, और ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये हो सकता है मैं आज आपको इंस्पायर कर दूं, आप 2 4 5 दिन बड़े खुश रहो, मजा आ गया हम ये करेंगे, और फिर उसके बाद होता है यार, ज्यादातर लोगों के साथ होता है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद सारी टाएं फिर जितना भी अपन ने टाइम टेबल बनाया था वो 3 दिन बाद डस्टबिन में पड़ा हुआ होता है, फिर नया टाइम टेबल बन रहा होता है। तो ये सब चीजें, जो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, ये सब चीजें उसके लिए है ही मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, उसका रीजन क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जो छोटी अवधि है, ये जो छोटी अवधि का जो सब्सक्रिप्शन है 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने का, वो किन बच्चों के लिए है? तीन किस्म के लोग होते हैं जो ये लेते हैं। पहला वो लेते हैं जिनका क्रैश कोर्स, जो अपने क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं। दूसरा वो लेते हैं जो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल मोड में है कि चलो देखते हैं, 1 आध महीना लेके देखते हैं क्या होता है। और तीसरे वो होते हैं जो एक्चुअली उतने सिंसियर नहीं होते कि चलो ठीक है ले लेंगे, हाँ लेके देख लेते हैं। मैं चाहता हूं भैया देखो 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अगर 16 लाख बच्चे जो इस साल नीट में बैठने वाले हैं, 16 लाख बच्चों में से अगर सिर्फ 40,000 सीट ही हैं तो इसका मतलब आपको 15,60,000 बच्चों को पीछे करना है। ठीक है, या मतलब टोटल फाइनल रेस में 15,60,000 बच्चों से आप आगे होने चाहिए, तभी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की मेडिकल सीट मिल पाएगी। और अगर आप न्यूटन, आइंस्टीन या मैडम क्यूरी नहीं हो तो मुश्किल है कि आप ये इतने से टाइम में ये कारनामा कर लोगे। इसके लिए आपको कम से कम 1 या 2 साल की रिक्वायरमेंट है। वैसे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक भी यही वाले पढ़ते हैं, ये सिर्फ 1500 रुपए पर मंथ है यार। 1500 पर मंथ इज 50 रुपीज पर डे, दैट इज एक्सट्रीमली लो, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है ये। ठीक है, अगर आप ये वाला अमाउंट ये वाला इतना अमाउंट स्पेयर कर सकते हो अपनी खुद के ऊपर, ठीक है, शिक्षा में निवेश दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश है। ठीक है, श्री वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि इफ यू वांट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ओन स्किल, खुद की स्किल्स के ऊपर, खुद की एजुकेशन के ऊपर अगर आप स्पेंड कर रहे हो, सबसे बढ़िया रिटर्न वही है।
और वैसे भी वो अमाउंट है ही कितना सा, ये वैसे 50 रुपये पर डे पड़ता है, उसमें भी अगर आपने ये वाला कोड यूज कर लिया तो जो कोड है वो एक्चुअली अनु 10 है, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरा कोड है अनु, अनु मेरा नाम है, और 10 क्योंकि 10% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वो मिल जाएगा आपको ये वाला कोड यूज करने से। जैसे आपने ये किया उसके बाद ये आपको सिर्फ 1350 रुपये पर मंथ पड़ता है, ठीक है, वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप हो गया यार ये, ठीक है। पहली बात तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल गया ये वाला कोड यूज करने से। दूसरी बात यहाँ पे आपको मेरी गाइडेंस मिल जाती है, मेरी गाइडेंस मिलेगी तो उससे आपको ये वाली बात पता चलती रहेगी कि मैं 15 साल से देख रहा हूँ मैं बच्चों को जो भी तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम्स की, वो कितना आगे निकल रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चों को। हर साल की एक ही कहानी है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स आर नो डिफरेंट, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है वो कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे होंगे। वो गाइडेंस में आपको देके आपकी बहुत सारा जो समय है वो बचा सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो खराब होने से बच जाए वो समय, यही मेरा टारगेट रहता है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें खुद गलतियां करके उनसे सीखना है, ठीक है, हमें खुद की गलतियां करके उनसे नहीं सीखना है। हमें बेसिकली जिन्होंने गलतियां कर ली हैं या जिन्होंने दूसरों को गलतियां करते हुए देख लिया है उनसे तुम्हें सीधे सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखो ना भाई, ठीक है। हालांकि मैं तो रहता ही हूँ गाइडेंस देने के लिए, मैं अभी यूट्यूब पे भी खूब ऐसे प्रवचन देता रहता हूँ, प्रो वचन, जो एक्चुअली प्रो वचन के नाम से सीरीज है मेरी। लेकिन द पॉइंट इज वही है कि वो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार एक वीडियो आता है, और वो जब वीडियो आता है तो एकदम से हम जोश में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वापस ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है ये कांस्टेंट गाइडेंस के लिए मैं चाहूंगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले। साथ ही साथ में जो मेरा सपोर्ट है वो तो आपके पास रहेगा ही सही, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी हैरानी परेशानी है, बहुत सारे और भी फीचर्स हैं अनअकैडमी के, वो मैं बताऊंगा आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन या बीच बीच में बताते रहेंगे। बहुत लंबी कहानी है, आज तो रात पूरी हसीन और जवान हो रखी है बिल्कुल, ठीक है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन इतने टाइम का है, इतने का है, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 32,400 रुपये का है। अगर आपको ये वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है, अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपको इससे कम से कम 5 से 10 गुना पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे भी ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा है नहीं यार, मतलब जब जिस दिन तुम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाओगे ना, ठीक है, बहुत दूर नहीं है वो समय, ऐसा नहीं है कि अरे सर उसमें तो अभी 20 साल, अरे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना टाइम तो नहीं है। जिस दिन भी जब तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, उस दिन मोस्ट प्रॉब्ली इतना अमाउंट तो तुम्हारी शायद डेली की इनकम होगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ घंटों की, मतलब अगर आप जैसे ब्रेन सर्जन बन गए या मतलब न्यूरो सर्जन बन गए, या अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, या अगर आप और भी कोई किसी और विचित्र मतलब मेडिकल फील्ड में चले गए, तो हो सकता है कि इतना अमाउंट तो आप एक कुछ घंटों 3-4 घंटे के ऑपरेशन में इससे 3-4 गुना ज़्यादा पैसा, आप उससे भी ज़्यादा अमाउंट आप मतलब अर्जित कर लें। तो कहने का मतलब ये अमाउंट अभी लग रहा है कि अरे सर इतना सारा पैसा, कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये फीस मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपना सब्सक्रिप्शन आप ले लें, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हम आज के सेशन के साथ, और आज के सेशन में शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स के साथ। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले होती है भाई साहब प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक साहब जो थे ये मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान थे, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या कहानियां सुनेंगे, बढ़िया कहानियों के चलते हम लोग खूब सारी पढ़ाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, पहली बात मैं यहाँ पे कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, छोटी सी, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। तो कहानी इस तरीके से है, ये कहानी है बेसिकली लाइट की कहानी। ये किस चीज की कहानी है? ये है लाइट की कहानी, ठीक है। लाइट मतलब एक्चुअली जो मतलब जो माइक्रोवेव्स होती हैं, लाइट, विजिबल लाइट, उसकी कहानी है, ठीक है, लाइट की कहानी है। तो साहब शुरू की बात है, एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यूटन। श्री न्यूटन जी महाराज की जय। भाई जैसे ही हम लोग फिजिक्स में कहीं भी कुछ पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, इनका नाम जो है वो हर चैप्टर में आना आवश्यक होता है, ठीक है। इन्होंने हर जगह अपना कुछ ना कुछ कारनामा दिखाया हुआ है। तो न्यूटन साहब ने शुरू में ये बताया कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। एक्चुअली बहुत लंबी जंग चली इन चीजों के पीछे कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर लाइट एक वेव है। इसके ऊपर एक बहुत लंबी जंग चली। तो न्यूटन साहब ने यह बताया, शुरू में उन्होंने वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी और बहुत सारी थ्योरी दी। मैं पहले ही बता रहा हूं, पहली बात तो ये जो मैं आपको जो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, इसका ये सिर्फ हिस्ट्री है, तो बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन अगर आप जानोगे तो एक फील बेटर आएगी, ठीक है। आगे जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो फिर उसके अंदर आपको एकदम समझ में आने लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, अच्छा वहां पे वो हुआ था,
ठीक है, यू विल गेट अ मोर एनलाइटेंड कंसेप्ट कि अच्छा इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, और इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा मतलब आप ये मान सकते हो कि मैं ये एक डिस्क्लेमर दे सकता हूं शुरू में कि ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, बट डायरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन हैज बीन यूज्ड, मतलब कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, पर हैं सब सत्य। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेशन यूज ज्यादा हो सकते हैं, बस आपको मजा आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या हुआ, न्यूटन साहब ने शुरू में एक थ्योरी दी और उन्होंने ये कहा कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल होती है, कॉर्पस्क्यूल्स के नाम से जानी जाती है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी उन्होंने दी, और इसके चलते उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन भी कर दी, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल है, जैसे बॉल उछल अगर इलास्टिक कोलिजन होता है बॉल उछल जाती है, तो वैसे ही बॉल यहां पर भी उछलती है, और ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो है, लाइट जो है पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही होती है, और यहां पे वो I = R आ जाता है, वो इसीलिए तो आता है क्योंकि इधर से पार्टिकल आया उधर चला गया। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, और यही नहीं इन्होंने बहुत सारी बातें और एक्सप्लेन कर दी। ठीक है साहब। अच्छा, जिस जमाने में न्यूटन साहब एग्जिस्ट किया करते थे, उसी जमाने में एक भाई साहब और थे जिनका नाम था हाइजन, HUYGEN, हाइजन साहब। हाइजन साहब जो थे, इन्होंने कहा, अच्छा ये भी एक साइंटिस्ट थे, पर ये उतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, छोटे मोटे साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने यहां पे उसी टाइम इन्होंने ये कहा कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि लाइट जो है ना वो वेव है। अब जैसे उन्होंने कहा लाइट वेव है, अब न्यूटन साहब उस टाइम के मतलब तुर्रम खां, मतलब बहुत बड़े आदमी थे, मतलब जाने माने साइंटिस्ट, और बहुत सारे ऑलरेडी वो लॉज लिख चुके थे। जब उन्होंने कहा पार्टिकल है तो पब्लिक ने माना पार्टिकल है, भाई इतना बड़ा आदमी झूठ क्यों बोलेगा। हाइजन साहब छोटे आदमी थे उस टाइम, मतलब ही वाज अ बडिंग मतलब कमिंग अप साइंटिस्ट, राइजिंग स्टार टाइप के, पर उनकी किसी ने सुनी नहीं, गया तो छोटे मोटे आदमी वेव बता रहे। जब न्यूटन साहब बता रहे पार्टिकल, तो तुम वेव कैसे बता रहे हो। तो लोगों ने लाइट को पार्टिकल मान के वो चलते रहे। हालांकि इन दोनों ने अपने अपने रीजंस दिए, अपने अपने तरीके समझाए, हर तरीके से उन्होंने बोला कि मतलब न्यूटन ने बोला पार्टिकल है, हाइजन ने कहा वेव है, और हालांकि प्रैक्टिकल प्रूफ किसी के पास नहीं था कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। फिर क्या हुआ, ये मॉडर्न फिजिक्स की जो बिल्कुल बेसिक कहानी है वो चल रही है। फिर क्या हुआ, जब ये पार्टिकल थी और ये था वेव, उसके बाद लोगों ने ये कहा, मतलब थोड़ी देर बाद ये लोगों ने मान लिया लाइट पार्टिकल है, और ये समझ चलता रहा, और 250 साल गुजर गए, दोनों मर गए, लेकिन लाइट पार्टिकल ही चल रही थी। ठीक है, इसके बाद एक भाई साहब प्रकट हुए जिनका नाम था फोकॉल्ट, FACAULT, फोकॉल्ट, वैसे प्यार से फोको कहते हैं। ठीक है, FACAULT। फोको साहब ने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट नापी। अच्छा, न्यूटन साहब ने यह बताया था कि लाइट जो होगी वो हमेशा इससे मतलब किसी डेंसर मीडिया में वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और हाइजन ने बताया कि डेंसर मीडिया में वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये बताया कि जब हम डेंसर मीडिया में जाएंगे, तो हाइजन साहब ने ये बताया था, तो हाइजन साहब ने ये बताया कि लाइट जो होगी, एक सेकंड, अरे हाँ, अरे पूरे मिट गया, चलो कोई बात। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो होगी वो डेंसर मीडिया में थोड़ी सी स्लो हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, और न्यूटन साहब ने बताया था कि डेंसर मीडिया में लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब उस टाइम तक इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे कि नापा जाए कि वेलोसिटी एक्चुअली हो क्या रही है। फोकॉल्ट साहब ने 250 साल बाद नापा, और उन्होंने ये पाया कि लाइट तो वाकई स्लो हो रही है, लाइट तो वाकई स्लो हो रही है, और इसका मतलब यहां तो बढ़िया गड़बड़ है। लाइट अगर स्लो हो रही है तो इसका मतलब तो हाइजन साहब सही थे, न्यूटन साहब, मतलब लोगों के दिल में ऐसा हुआ है कि हे भगवान, ये न्यूटन कितने बुरे आदमी थे, मतलब मरने के 250 साल बाद तो बेवकूफ बना रहे हैं। और इस चक्कर में उन्होंने, चलो ठीक है, दिल पे पत्थर रख के अब क्या करें, न्यूटन तो पहले ही जा चुके थे, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती हुई, और उन्होंने अब लाइट को मान लिया वेव। तो पहले लाइट क्या थी, ओरिजिनली लाइट क्या थी, ओरिजिनली मतलब न्यूटन साहब ने बताया था कि लाइट क्या है, पार्टिकल। अब क्या बन गई, वो वेव बन गई। फिर इसके बाद और कहानी हुई। ठीक है, इसके बाद मतलब एक एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एक्चुअली हर्ट्ज साहब ने किया था। हर्ट्ज साहब फ्रीक्वेंसी वाले, HERTZ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
और जिससे ये साबित हुआ, और साथ में आइंस्टीन साहब ने भी प्रूव किया कि हेल्प किया उसके अंदर, जिसके अंदर ये पता चला कि लाइट तो पार्टिकल है। अब यहां पे लोगों का फिर मूड खराब हुआ कि यार पहले पार्टिकल थी, फिर अब हमने वेव मान लिया, तो अब ये हर्ट्ज फिर पैदा होगा, ये इन्होंने फिर पार्टिकल प्रूव कर दिया। अब ये इन्होंने पार्टिकल प्रूव किया, इसके बाद एक और भाई साहब प्रकट हुए जिनका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले, YDSC जो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में, वो वाले यंग साहब पैदा हुए। और मतलब पैदा वो बच्चे ही हुए थे, नाम यंग था, ठीक है। तो यंग साहब प्रकट हुए। यंग साहब ने कहा, उन्होंने सीधे सीधे लाइट का इंटरफेरेंस दिखा दिया और लाइट फिर से वेव हो गई। और जैसे ही लाइट फिर से हो गई, अब जनता का दिमाग फायर, यार हो क्या रहा है, पहले पार्टिकल थी, फिर वेव हो गई, फिर पार्टिकल हो गई, फिर वेव हो गई, और लोग परेशान हो गए यार मानना क्या है। तो उसके बाद से फिर लोगों ने यह माना कि भाई लाइट एग्जिबिट्स ड्यूअल नेचर, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट दोनों नेचर एग्जिबिट करती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब जितने भी वो वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके अंदर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में, ये आपके सिलेबस में है बच्चों, ठीक है। और जितने भी वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का इस नए चैप्टर में, बिल्कुल निराले चैप्टर में जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। और आइए आज हम इस मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल कायदे से बिल्कुल घसीट के पढ़ मारे, ठीक है। अच्छा चलो, ये कहानी एक बिल्कुल बेसिक कहानी होगी। सबसे पहले न्यूटन, लाइट पार्टिकल थी, न्यूटन साहब ने बताया, हाइजेंस साहब ने बोला वेव है, लोगों ने नहीं माना, लेकिन पार्टिकल लोग मानते चले आए। फिर फोकल साहब ने वेव बता दिया, फिर हर्ट्ज साहब ने उसे फिर से पार्टिकल बता दिया, फिर यंग साहब ने उसे फिर वेव बता दिया, और फाइनली हमने ये माना, दुनिया ने ये एक्सेप्ट किया कि ऐसा ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। अरे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो तो मैंने लिखी नहीं, क्या कि लाइट एग्जिबिट्स ड्यूअल नेचर। ये चीज ये पूरी की पूरी कहानी टुकड़ों में हमारे सामने आएगी और बार बार आएगी, ठीक है। आज की क्लास, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैं इसके अंदर देख रहा हूं कि सर ये जो क्लास है आपकी, वो उस क्लास के अंदर ये कितनी देर की क्लास है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग इसके अंदर पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स हम लोग कवर करेंगे। फिर किसी ने कहा सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे रेडिएशन प्रेशर, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पे, और फिर होगी रेडियो एक्टिविटी। तो आज का जो फ्लो रहेगा वो सबसे पहले होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत चीज, छोटी सी वही अगेन कहानियों के थ्रू हम लोग सारी बातें करेंगे। फिर आ गया रेडिएशन प्रेशर, ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद रेडिएशन प्रेशर। फिर इसके बाद आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हालांकि आपका पहले पढ़ा हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने, आई होप आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा। और इसके बाद अगली जो चीज़ है वो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। और फिर इसके बाद आएगी रेडियो एक्टिविटी। ये रहेगी बच्चों आज के क्लास का फ्लो, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले हम आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, और उसको समझने के लिए हमको पहले चाहिए प्लैंक साहब की थ्योरी। तो प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो भाई एक्चुअली मैं एक बार आपको पहले से बता दूं, देखो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो थी न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है। पूरी 11th और 12th में जो आपका सिलेबस है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स, और अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। अब सवाल ये आता है कि न्यूटोनियन या क्लासिकल फिजिक्स जो है और मॉडर्न फिजिक्स जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों, वो ये होता है कि जब आप न्यूटोनियन फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाते हो, तो ये होता है कि आप जा रहे हैं इसके अंदर एक बहुत छोटी सी चीज है, और वो एक बेसिक फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू, हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे ये, मास इज इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। शायद आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, आइंस्टीन बाबा ने बताया था कि मास जो होता है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। और मतलब नॉर्मली तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये स्केल है मेरे पास, ठीक है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है सर, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है, तो चाहे वो रुका हुआ हो, चाहे उसकी वेलोसिटी हो, चाहे वो उड़ रहा हो, गिर रहा हो, नाच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर उसका मास मान लो 50 ग्राम है, तो उसका मास 50 ग्राम है, ऐसा न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है।
लेकिन आइंस्टीन बाबा ने ये बताया, आइंस्टीन साहब ये कह के गए कि मास जो होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और अगर उसकी वेलोसिटी वेरी करती है तो उसका मास भी वेरी करता है विद दिस फॉर्मूला। ऑल्दो c जो होता है, c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा आप कितनी कर लोगे यार, 3000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये 3000 मीटर पर सेकेंड है और वो 3000 मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी बात हो गई। लाइक 300 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट होती है साउंड की वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक जो शायद फास्टेस्ट प्लेन्स भी उड़ते हैं, जो बहुत जो तेज भी चलते हैं, वो 2, 3, 4 मैक से ऊपर नहीं है। ये इसकी जो वेलोसिटी है, वो रफाल तो इवन शायद 2 मैक है शायद उसकी, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये तो मैंने 10 मैक लिख दिया। मैक मतलब एमएसी मतलब 1 मैक का मतलब हो गया 1 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 2 मैक का मतलब 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर ये मैंने 10 मैक भी कर दिया, जो बहुत ज्यादा है, कोई चीज 10 मैक से भी जा रही होगी, तो यहां पे क्या आएगा, मास की वैल्यू आ जाएगी m0 अपॉन √1 माइनस, और ये हो गया 3000 और नीचे हो गया 3 × 10⁸, तो यानी हो गया ये 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये हो गया 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये जो नंबर है 10⁻⁻10 हो गया ये स्क्वायर लगने के बाद, और ये नंबर 1 के सामने बहुत ही छोटा है, और अप्रोक्सीमेटली मास की वैल्यू m0 ही आ रही है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मास की वैल्यू वही आती रहती है जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू है। और इसीलिए हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स इस चीज, ये पता नहीं ये वाली चीज कितनी वैलिड है, क्योंकि अब नापना बड़ा मुश्किल है। आइंस्टीन बाबा बता गए तो हम चल रहे हैं मान के। ठीक है, अब लेकिन समस्या यहां पर ये है कि ये जो चीज है मास, अगर ऑलमोस्ट हम m0 को ही मान के हम लोग चलते रहते हैं, तो जो पूरी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, अगर हमारे स्कोप के हिसाब से देखा जाए, उसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स क्या चीज है? मॉडर्न फिजिक्स शुरू ही तब होती है जब ये जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, वो c के कुछ कंपैरिजन में आ जाती है। जैसे ही वेलोसिटी c के कंपैरिजन में आई, तो फिर ये हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हो गए, वो कभी इतनी तेज चल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0.99 c तक हो सकती है, प्रोटॉन की स्पीड कुछ सम कंपेरेबल वैल्यूज ऑफ c तक हो सकती है। ठीक है, बाकी अब आप ये सोचो बॉल को फेंक दे हम, तो बॉल को कितनी तेज फेंक लोगे? 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, और क्या। ठीक है ना। और हो सकता है किसी के दिल में यहाँ पे ख्याल आ जाए कि भाई अगर सर यहाँ से अगर हम गोली मारे, मतलब अगर वो जो सर वो हमने पढ़ा था कि वो ना अर्थ से अगर कोई चीज अगर बाहर फेंकनी होती है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो मतलब वो स्पीड तो होती है ना। अरे नहीं होती भाई, वो तो थ्योरेटिकल बात है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से तो चला जाएगा। तो सर सारे अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या सारे रॉकेट इस स्पीड से फेंके जाते हैं? क्या सारे रॉकेट इस स्पीड से फेंके जाते हैं? हाँ या ना बोलो जल्दी से, यस या नो। जो भी रॉकेट, मान लो मुझे चांद पे भेजना है या मुझे मार्स पे भेजना है रॉकेट, तो क्या मुझे इस रॉकेट को इतनी तेजी से फेंकना पड़ेगा? नहीं, रॉकेट को मुझे इस स्पीड से नहीं फेंकना पड़ेगा। वो नहीं, अरे क्यों फेंकोगे भाई इतनी स्पीड से? इतनी स्पीड, पहली बात तो यह है कि रॉकेट है, पत्थर नहीं है, उसके पास इंजन है, उसकी खुद की कैपेबिलिटीज है, वो उड़ सकता है अपने आप भाई, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, वो बाद में भी एक्सेलेरेट कर सकता है। लेकिन अगर पहली बात तो यह है कि वो उसको जरूरत नहीं है इतनी जोर से फेंकने की, आप उसको धीरे से उठाओ और उसका वो इंजन अपने आप एनर्जी गेन करके चला जाएगा, या अपनी जो फ्यूल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके निकल जाएगा, केमिकल एनर्जी को। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर इतनी तेज फेंक दिया तो एयर रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको हम लोग बिल्कुल दरकिनार करके चलते हैं पूरी पढ़ाई के अंदर, कि वो एयर रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी सारी खा जाएगा। ठीक है ना। तो एनीवेज, तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि इतनी तेज स्पीड होती नहीं है। स्पेस में जाने के बाद हो सकता है स्पीड बहुत ज्यादा हो, लेकिन यहाँ तो नहीं होती। ठीक है, तो काम की चीज यहाँ पे ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेटा मॉडर्न फिजिक्स बहुत बहुत अलग है क्लासिकल फिजिक्स से। ये जो पहले के, मैं ये शुरुआती जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर मैं आपसे ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, जितनी तुमने न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ी हुई है उसको जबरदस्ती यहां पे घुसेड़ने की कोशिश मत करना। सर F = ma, मोमेंटम = mv, ये इस तरीके की बातें, कुछ हो सकता है कुछ फॉर्मूले हम लोग वहां के यूज करें, ये नए, ये दुनिया ही नई है। आज रात भर आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये एक नई दुनिया है, जिसके बिल्कुल नए रूल्स हैं, बिल्कुल सेट रूल्स हैं, जिनको हम लोग इस प्लैंक थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं।
प्लैंक साहब की थ्योरी के अनुसार पार्टिकल्स की मतलब बात ही अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि जो थ्योरी है वो क्या कहती है, बहुत सारी बातें कहती है थ्योरी। पहली बात तो वो ये कहती है कि अगर मैं यहां पे जो प्लैंक साहब ने बताया, एक्चुअली ये जो बात है ये 1901 की बात है, 1901 में ये प्लैंक थ्योरी पहली बार पाई गई, ठीक है। प्लैंक साहब ने जो थ्योरी दी थी वो 1901 में दी थी, ठीक है। मतलब 1896 में इलेक्ट्रॉन मतलब उसके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके कुछ टाइम बाद की बात है ये। एक दिन प्लैंक साहब, अच्छा यहाँ पे ये सारी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये वाली जो कहानी गाई थी ना हमने कि लाइट पार्टिकल है, वेव है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब लाइट जो थी वो ऑलरेडी, अभी जो सिचुएशन थी वो यहाँ कहीं की बात है, ये इस जमाने की बात है कि लाइट जो थी वो पार्टिकल चल रही थी, सॉरी इस जमाने की नहीं है, वो इस जमाने की बात है कि लाइट बढ़िया पार्टिकल चल रही थी और अभी अभी वेव प्रूव हुई थी, ठीक है, रिसेंटली वेव प्रूव हुई थी और यहां कहीं प्लैंक साहब प्रकट हुए, ठीक है। अच्छा यहां पे हर्ट्ज साहब भी थे। हर्ट्ज साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पाया कि लाइट पार्टिकल है, पर भाई साहब उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है आज का, ठीक है, जो हम एक्चुअली यहां प्लैंक थ्योरी से शुरू कर रहे हैं। तो लेकिन प्लैंक साहब अलग ही लेवल के दबंग आदमी थे, ठीक है। वो अपने ऐसे टहलते हुए आए एक दिन और उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी क्या थी, उन्होंने सीधे बोला, मतलब लोग इस बात से बड़े परेशान थे कि मतलब न्यूटन साहब ने हमको 250 साल तक बेवकूफ बनाया कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल बोलते रहे, और आज हमें पता चला कि लाइट तो वेव है, और वो बहुत गुस्से में थे, पर अब क्या करें। प्लैंक साहब अलग लेवल पे आए, उन्होंने सीधे बोला, देखो प्लैंक साहब ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फनी बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए ये सारी कहानियां, कोई इनमें से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है बच्चों, ठीक है। जो पोस्टुलेट थे वो पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि भाई लाइट जो है ना वो पार्टिकल है। लोगों ने कहा क्या पार्टिकल है, हाँ लाइट पार्टिकल है और उसका नाम फोटोन होता है। चलो अच्छा, आगे कोई प्रूफ है, नहीं प्रूफ नहीं। अरे आपके पास प्रूफ नहीं हो रहा, बता रहा हूं लाइट पार्टिकल है, मतलब आपको शर्म नहीं आती, ठीक है, डर नहीं लगता आपको जनता से, अरे लाइट तो पार्टिकल है। और वो बात अलग है, लोगों ने फिर उनकी कोई नहीं मानी और उनको मतलब दरकिनार कर दिया कि तुम रहने दो यार, तुमसे कुछ ना हो पाएगा जो भी है, ठीक है। एनीवेज, तो उनके जो पोस्टुलेट थे प्लैंक थ्योरी के, वो ये थे कि पहला जो पोस्टुलेट था वो तो ये था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहां पे हर एक टॉपिक जो आएगा ना, हर एक पॉइंट जो आएगा वो आपके लिए एकदम निराला होगा। अगर ये कैसे हो सकता है, अगर आप न्यूटोनियन फिजिक्स को लेकर बैठे रहोगे तो फिर तो यही होगा, ये नए रूल लिखे जा रहे हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, ये वाली पहली एक बात उन्होंने ये बोली। फिर दूसरी बात और खतरनाक, एक से बढ़कर एक खतरनाक बातें। दूसरी बात ये बोली, फोटॉन्स की जो स्पीड होती है, इट्स स्पीड इज सी। तो यहां हमने मान लिया हाँ सी ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो इसमें कोई निराली बात नहीं है सर, ये तो हमको पता था। नहीं, निराली बात इसके बाद आएगी। इट्स स्पीड इज सी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। चलिए, किसी भी फ्रेम में, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, किसी भी फ्रेम में इसकी स्पीड यही होती है, ठीक है। मतलब अब ये कोई निराली बात होगी। अरे सर, अगर सी से चल रहे हो, बगल में कोई C/2 से चल रहा है, तो इसको तो वो C/2 से चलता हुआ नजर आएगा ना। और महान बात, अगर ये सी से चल रहा है, उसके बगल में कोई और भी सी से चल रहा है, तो इसको तो ये रुका हुआ नजर आएगा, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ये न्यूटोनियन फिजिक्स में होता है, ठीक है। इसमें तो न्यूटोनियन फिजिक्स में तो समय बड़ा बलवान होता है भाई साहब, समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है कांस्टेंट रेट से। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या है, वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ एंटरिंग द क्वांटम जोन, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स इज बेसिकली, अब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो क्वांटम फिजिक्स शुरू हो जाएगी। भगवान की दया से क्वांटम फिजिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स है। इसके अंदर हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे फंस जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो बात बताई वो ये बताई कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। चलो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सी से जा रहा है, तो चाहे कोई दूसरा कितनी भी तेजी से जा रहा हो, उसको फोटोन की स्पीड हमेशा सी ही नजर आएगी,
ठीक है, फोटोन की स्पीड किसी भी फ्रेम में c ही होती है। एक बात, दूसरी बात ये हो गई। चलो इसको भी हमने निगल लिया, किसी तरीके से जान लिया कि ऐसा होता है। यहां पे देखो, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, मैं यहां पे आपसे सिर्फ ये मतलब पूछ सकता हूं, क्या आपने ये बात निगल ली, क्या आपको ये बात पता चल गई? अभी हम लोग ग्राउंड रूल सेट कर रहे हैं, सारी कहानी इन ग्राउंड रूल्स के ऊपर खड़ी होगी, ठीक है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, उनकी स्पीड हर फ्रेम में c होती है, ठीक है। इसके बाद ये होता है, अब इसके बाद ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या आता है, इस फॉर्मूले को यूज करके ये आता है कि क्या आता है इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो बात आती है वो ये होती है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास है ही नहीं, नो रेस्ट मास इज देयर, बट मास इज नॉट डिफाइंड, मास इज नॉट डिफाइंड। ये क्या बात हो गई, रेस्ट मास नहीं है, मास डिफाइंड है। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अगर वेलोसिटी c के बराबर हो गई, इसके अंदर देखना, अगर वेलोसिटी c के बराबर हो गई तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। और मैथ्स अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती हो तो एनी फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 विल गिव यू इनफाइनाइट। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये इन्होंने, क्या नाम है इनका, प्लैंक साहब ने ऑलरेडी कह दिया भाई, रेस्ट मास जो m0 है, जब वो रुका हुआ था तब जो मास था वो तो 0 था, और वैसे मास डिफाइन नहीं है क्योंकि वो 0/0 की फॉर्मेट आ जाएगी अगर चल दिया तो, ठीक है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 एंड मास इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है वाली बात, क्लियरली समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद आई बात चौथी, एक और मतलब अजरज भरी बात। अच्छा, मास डिफाइंड नहीं है, रेस्ट मास 0 है, पर मोमेंटम डिफाइंड है। मोमेंटम जो है दैट इज गिवन बाय h बाय लैम्डा, मोमेंटम h बाय लैम्डा से गिवन है, और एनर्जी जो है वो hc बाय लैम्डा से गिवन है। अरे सर, मास डिफाइंड नहीं है पर मोमेंटम डिफाइंड है। हाँ, वो जो एनर्जी होगी वो एक मोमेंटम लेके वो ट्रेवल करती है, और ये उन्होंने ये वाली बात बताई। लेकिन यहां पे एक और नई बात आई, सर आप तो कह रहे थे पार्टिकल है तो लैम्डा किसकी? वाह क्या सवाल है, आप तो कह रहे थे पार्टिकल है, वेव, ओके, एंड वी आर बैक। हाँ जी, चलो भाई शुरू करते हैं, सॉरी। तो हाँ भाई, तो भाई देखो सीधी सी बात है, तो जैसे ही आपने, अगर अब मैं बात कर रहा था कि अगर फोटोन है, फोटोन अगर एक पार्टिकल था तो वो एक, उसकी वेवलेंथ कैसे हो सकती है? वेव है कि फोटोन है, वेव है कि पार्टिकल है? तो उसमें आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आपके सिलेबस की है, आपकी जो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इंटेलिजेंस नहीं कहना चाहिए, आपका जो नॉलेज का स्कोप है उसके अंदर रहते हुए, इंटेलिजेंस तो आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नॉलेज के स्कोप में रहते हुए अगर मैं रहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ऐसा है, जैसे मान लो एक मोटरसाइकिल थी, मान लो इतनी लंबी मोटरसाइकिल है, ठीक है, और इस पॉइंट को क्रॉस करना है। अब वो धीरे धीरे कोई उसको इंजन बंद करके पैर से धक्के मार मार के ले जा रहा है, धीरे धीरे जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहां से क्रॉस हो गई। अगर वो धीरे धीरे जाते 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 यहां से क्रॉस हो गई तो उसका शुरू होना और उसका खत्म होने में अच्छा खासा टाइम डिफरेंस है। लेकिन यहीं पे अगर ये मोटरसाइकिल बहुत तेज निकली, बहुत तेज, अगर ये इतनी तेज आपके सामने से निकल गई तो इट इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट द टाइम डिफरेंस बिटवीन इट्स स्टार्टिंग एंड इट्स एंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इट बिहेव्स एज इफ इट इज जस्ट अ पार्टिकल। ऐसे अगर मैं सोचे कि एप्पल रखा हुआ और उस पर गोली मारी जाए और उसको रिकॉर्ड किया जाए बहुत ही स्लो मूविंग कैमरे से, तो क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि बहुत धीरे धीरे, मतलब एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में देखिए अगर, तो धीरे धीरे गोली आई, यहां घुसी, वहां से बाहर निकली, देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे गोली की लंबाई को आप अप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे उसको नॉर्मल स्पीड में देखा तो ढाड़ खत्म। इन दैट केस इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ पार्टिकल। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि वेव जो है वो कितनी भी लंबी हो, मैं उसको एक पार्टिकल की तरह बिहेव करवा सकता हूं अगर वो बहुत स्पीड से जा रही है तो। एंड दैट इज वाई हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं वो छोटी छोटी वेव्स होती हैं, जिनकी कुछ वेवलेंथ भी होती है, ये उनकी वेवलेंथ है।
ठीक है। अच्छा, यहां पे H क्या है, तो H ऑब्वियसली प्लैंक साहब ने थ्योरी दी है, तो H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है H, और प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो चीज आती है फोटॉन्स के बारे में, वो ये है कि अब सुनना, अब ये सब बातें तो चलो ठीक है, आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन, स्पीड उसकी c होती है, और उसके बाद हम जो कहते हैं वो ये है कि मतलब उसका जो रेस्ट मास 0 है, मास नॉट डिफाइंड है। ये जानने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं पर उतनी ज़्यादा काम नहीं आती हैं। लेकिन जो काम आने वाली चीज़ है वो क्या है, उसका मोमेंटम h बाय लैम्डा होता है, किसका, फोटोन का, और उसकी एनर्जी होती है h बाय लैम्डा। ये दो बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, इनका बहुत ध्यान रखें। इसके बाद जो अगली चीज़ जो काम आती है वो ये है कि अगर एक फोटोन, पहली बात तो अगर कहीं टकराया, ये सुनना ध्यान से, फोटोन अगर आया और कहीं आके टकराया तो या तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आया गया बिना किसी चेंज के, बस वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब मान लो फोटोन की एनर्जी, अगर फोटोन की एनर्जी मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, पता होगा आपको। अगर उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो या तो वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घुस गए इसके अंदर और वो बस मतलब वो खत्म हो गई, उसकी एंटिटी खत्म हो गई फोटोन की, और इस चीज की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गई। या फिर ये हो सकता है कि वो फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चला गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि फोटोन आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वापस चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वापस चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गए। उसकी जितनी एनर्जी होगी, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं फोटोन आइदर गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड और कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, या तो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा या पूरी तरह रिफ्लेक्ट होगा, इन दोनों के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि पहली बात तो प्रोसीजर क्या है, मतलब चीज क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली यही वाला एक्सपेरिमेंट है इस कहानी के अंदर, जिसके अंदर वो हर्ट साहब को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही एक्चुअली पता चला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। ये कब हुआ था, ये 1896 के आसपास हुआ था। 1896 में उन्होंने ये देखा था कि लाइट जो है वो एक, मतलब उन्होंने 1896 में ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था, लेकिन वो धीरे धीरे वो किसी को बोले नहीं, क्यों, डर के मारे कि न्यूटन साहब से जो खार खाए लोग बैठे हैं जिन्होंने ये कह रखा कि मतलब न्यूटन साहब जो थे वो पार्टिकल बोल गए थे लाइट को। ठीक है, अब और उसके बाद फोकॉल साहब ने उसको वेव प्रूव कर दिया। तो हर्ट साहब को डर लग रहा था कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा कि लाइट पार्टिकल है तो फिर डांट पड़ेगी, ठीक है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने किसी को बताया नहीं था। हालांकि उन्होंने ये वाली बात 1896 में ढूंढ ली थी ऑलरेडी। ठीक है, 1901 में प्लैंक साहब ने ऐसे ही आगे बोल दिया। 1896 से 1901 तक भाई साहब हर्ट साहब डर के मारे बैठे रहे, किसी को बोला नहीं उन्होंने किसी से, बस एक आइंस्टीन बाबा को बताई थी। तो इसके बारे में कहानी आज अब ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्या मतलब होता है कि जब लाइट ऑफ फेवरेबल फ्रीक्वेंसी is incident on metal surface, then electrons are ejected. When light of favorable frequency is incident on metal surface, then electrons are ejected, and this phenomena is actually known as photoelectric effect. ठीक है, this phenomena is known as photoelectric effect, PEE. अच्छा,
जब लाइट ऑफ सूटेबल फेवरेबल या सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, कोई मेटल सरफेस अगर है, कहाँ है मेरा मेटल सरफेस, मान लो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और ये मेटल सरफेस यहाँ पे है और इसके ऊपर लाइट अगर गिरती है, लाइट अगर किसी सही मतलब फेवरेबल या सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट यहाँ पे आके गिरती है, फोटॉन्स आके गिरते हैं, तो इसमें से खटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। एंड दिस कंसेप्ट या दिस फुल फिनोमेना इज एक्चुअली नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। समझना, एक कहानी छोटी सी है, देखो मेरी कहानी है, आई होप आपको अच्छी लगेगी, और देखो देखते जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हुआ क्या, मान लो कि एक छोटी सी जेल थी। अच्छा, मेरी कहानी है, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इस कहानी के खत्म होते होते आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। एक जेल है और उस जेल में न छत है ना दीवारें हैं। अब जैसे ही मैंने कहा सर जेल में क्या, जेल में छत भी नहीं है दीवारें भी नहीं, तो जेल किस बात की, और कैदियों को पकड़ के कैसे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे खूब सारे पुलिस वाले खड़े हैं। और बेसिकली अंदर जो कैदी हैं वो अंदर क्यों हैं, अंदर जो कैदी हैं यहाँ भरे पड़े हैं अंदर खूब और बिल्कुल खूब सारे, बहुत ही सारे हैं, मतलब ठसाठस भरे, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी बुरी तरह से ठूस रखे अंदर खूब सारे कैदी, अंदर खूब सारे कैदी हैं। और यहाँ पे बाहर जो है ये पूरी की पूरी अपने मतलब ये यहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अच्छा, इनको अंदर क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि इनसे 500 रुपए लेने थे, ये दे नहीं रहे हैं। दिक्कत ये है कि अंदर जो कैदी खड़े हैं इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, पैसे है ही नहीं। अच्छा, ना पैसे है ना जेब तक नहीं है, पैसे तो दूर की बात है, कपड़ों में एक पॉकेट नहीं है, ठीक है। अब खाली खड़े हैं, हम बाहर कैसे जाएं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुमको 500 रुपए देने हैं, तुम 500 रुपए दो और निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम 500 रुपए नहीं दोगे तो हम तुमको जाने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। अब अंदर वाले कह रहे भैया 500 रुपए लाए कहां से, आप हमको जाने दो तब तो 500 रुपए ला के दें, कि नहीं जाओगे तुम। तो इसी चक्कर में अंदर जेल बंद है। अब आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे, ये जो अंदर वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो बाहर वाला है ये क्या है, ये बाहर वाला है सरफेस, काय का सरफेस, ये है मेटल का सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, धन वर्षा शुरू हुई, ऊपर छत तो थी नहीं, ठीक है। अब धन वर्षा शुरू हुई, ऊपर से चवन्नियां बरसने लग गई। अब चवन्नियां बरस रही हैं यार, चवन्नी समझ में आता है ना, 25 पैसे 25 पैसे, तो वो चवन्नियां छोटी छोटी चवन्नियां गिर रही हैं। अब वो चवन्नियां जब बरस रही है तो ये लोग ऐसे करके खड़े हो गए, हाँ लाओ लाओ चवन्नी लाओ चवन्नी लाओ। अब जब वो ये लोग ऐसे करके खड़े थे, क्योंकि जेब तो थी नहीं, आई होप आप यू अंडरस्टैंड कि चवन्नी का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूअस रेट से एनर्जी गिर रही है, एनर्जी है मतलब पैसा मतलब एनर्जी, और छोटी छोटी बूंदे गिर रही है, मतलब ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस रेट से बूंदे आ रही हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर कंटिन्यूअस रेट से एनर्जी आएगी, मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी आएगी, यानी कि वेव फॉर्म में आएगी, पैकेट्स नहीं है, वेव फॉर्म में कंटिन्यूस, जैसे आप पानी दे रहे हो, जैसे आप कहीं समझना इस बात को, जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल और मैं उठाता हूं साथ ही साथ, ये कहानी चल रही है, एक और एग्जांपल लो। जैसे मान लो एक छोटी सी क्यारी है, क्यारी समझ में आता है, जहां पे खूब सारे पौधे लगाते हैं हम लोग, ऐसी एक क्यारी है, और उस क्यारी के अंदर छोटे 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 खूब सारे पौधे लगे हैं, ठीक है। अब अगर ये खूब सारे पौधे लगे हुए हैं, तो उस केस में क्या हुआ कि जब आपने यहां पे इसमें पानी देना शुरू किया, जब आप इसे पानी दे रहे हो, आपका ये टारगेट है कि आप इसको पूरा का पूरा भर दो, मतलब पौधा पूरा डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो आपने पाइप लिया और उसे स्प्रिंकल कर करके पानी दे रहे हो, और तो स्प्रिंकल करके पानी दोगे तो पौधे पे जब स्प्रिंकल करके पानी आएगा तो गिर जाएगा, पूरा तो कभी नहीं डूबेगा वो, ठीक है। पानी आएगा गिर जाएगा, पानी आएगा गिर जाएगा। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आपने एक थैली ली, थैली में पानी भरा, उसके मुंह से पकड़ा और फचाक से दे मारा उसके ऊपर, एक इंस्टेंट के लिए ही सही, थैली ली, थैली में पानी भरा, उसके मुंह से पकड़ा, फचाक से दे मारा, एक इंस्टेंट के लिए ही सही, पर वो पूरा का पूरा पौधा डूब जाएगा, ठीक है। एक इंस्टेंट के लिए डूबेगा पर डूब जाएगा। कुछ ऐसा ही यहां पर है। अब वो जब चवन्नियां बरस रही थी, छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी एनर्जी की, तो मान लो एक कैदी ने ऐसे करके हाथ पकड़ा, उसकी किस्मत अच्छी हुई तो एक चवन्नी गिरी, थोड़ी सी एनर्जी आई, एक और चवन्नी गिरी, अरे वाह वाह, दो चवन्नियां गिर गई। मैं तो कह रहा हूं 10 चवन्नियां गिर गई, 500 रुपए इकट्ठे हो गए,
रुपए मतलब एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स के केस में रुपए मतलब या एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो उसने चलना फिरना शुरू किया। दिक्कत यह है कि जैसे ही उसने चलना फिरना शुरू किया वो किसी ना किसी से टकराया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े थे। जैसे ही वो किसी से टकराया, वो जो दूसरी से टकराया था वो उसकी एनर्जी लेके भाग गया। तो कहने का मतलब उसका मुश्किल से मतलब 10 या 15 20 25 चवन्नी इकट्ठी हुई, उसमें से भी जैसे उसने मूवमेंट शुरू किया वो कोई ना कोई एनर्जी लेके भाग गया। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास पूरी के पूरी मतलब 2000 मतलब 500 रुपए यानी कि 2000 चवन्नियां एक साथ इकट्ठी हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वही वाला केस हो गया जैसे पौधे के ऊपर अगर आप स्प्रिंकल कर रहे हो पानी को तो वो पानी लगातार गिरता जाएगा, एक साथ पौधा कभी नहीं डूब सकता। वो तभी हो सकता है जब खूब सारा पानी, बाल्टी भर के पानी एक साथ डाल दिया। अगर पौधा जिंदा रह गया तो बाल्टी भर के पानी या एक बड़ी सी थैली ली, उसमें पानी भरा, फटाक से थैली दे मारी, उसके ऊपर जाके फटी थैली। एक इंस्टेंट के लिए ही सही, पर जो पौधा था पूरी तरह डूबा हुआ था, वो चांस पे डांस कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी फटाक से फैल जाएगा सारे में। समझ में आ रही है बच्चों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो यहीं पे मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जब आपने यहां पर, ठीक है, तो जब आपने ये कहा कि ये जो चवन्नियां गिर रही थी, चवन्नियों गिरने से इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सारी एनर्जी नहीं होगी कि वो 500 रुपए इसको देके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो भाई साहब जो धन वर्षा हो रही थी, चवन्नियां गिर रही थी, इसीलिए यहां पे वेव नेचर, एक्चुअली यही रीजन था जिसकी वजह से ये हर्ट्ज साहब को पता चला कि लाइट वेव नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने एक लो फ्रीक्वेंसी या रेड कलर की जैसे लाइट मारी तो कितनी भी बड़ी लाइट मारो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही इन्होंने पर्पल कलर की लाइट मारी या वॉयलेट कलर की लाइट मारी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन से एकदम से लाइट बाहर आ गई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के एकदम से बाहर आ गए निकल के। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि यार कुछ तो गड़बड़ है, लाइट वेव तो नहीं है। यहां पे सारी बातें वो पार्टिकल होने की तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, चलो और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो पैकेट गिरा, इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो 2-2 हजार रुपए के पैकेट गिरने लग गए। कितने के पैकेट? ठीक है, मतलब या चलो 500 रुपए चाहिए ना, मान लो हजार रुपए के पैकेट गिरने लग गए। यहां चाहिए थे कितने? 500 रुपए चाहिए थे। 500 रुपए चाहिए थे पुलिस वालों को ताकि वो उसको जाने देते। यहां 1000 का पैकेट गिर गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे यहां पे 1000 का पैकेट गिरा, अब समझना बहुत ध्यान से बच्चों, ये जो पैकेट आ रहे हैं बाहर से, मान लो 1000 रुपए का पैकेट गिरा इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये तो एकदम से मतलब निहाल हो गया, मतलब पागल हो गया खुशी के मारे। जहां लोगों के पास चवन्नियां गिर रही थी, अब एकदम से हजार के पैकेट गिर रहे। सब पे नहीं गिरेंगे, लेकिन किसी पे तो गिरेंगे। जिस पे वो 1000 रुपए गिरे वो तो खुशी के मारे पगला गया। भागो भागो भागो, बहुत तेज भागा। जैसे ही वो बहुत तेज भागा, पता चला बहुत तेज भागा, इससे टकराया तो ये 200 रुपए ले गया। 1000 रुपए तो टोटली आए थे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेता हूं मैं, तो अगर इसको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कि भाई ये तो हो गए बहुत सारे पुलिस वाले। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री हो गई। ठीक है, और उसके अंदर भरे पड़े कौन? ये कैदी, खूब सारे कैदी ठुसे पड़े इसके अंदर, बहुत सारे कैदी हैं। अब ये जो कैदी इधर के अंदर भरे पड़े थे, इनके ऊपर गिरा एक सीधे किसी एक के ऊपर 1000 का नोट। ठीक है, 1000 का पैकेट गिरते के साथ ही ये मतलब इतनी सारी एनर्जी, मतलब इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी, इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब भागो। जैसे ये भागा, 200 रुपए मान लो किसी से टकराया, वो ले गया 200 रुपए। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी 800 रुपए हैं। फिर ये भागा, फिर ये ले गया 500 रुपए और ले गया ये वाला। कोई और टकराया, वो 500 रुपए ले गया। अरे 500 तो ज्यादा हो जाएंगे यार, ऐसे तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर ये 500 रुपए ले गया, फिर तो 300 रुपए बचे। तो एक काम कर, ये भी टकरा के बांटी दे, क्योंकि पुलिस वाला बाहर तो जाने नहीं देगा। पुलिस वाले को तो पूरे 500 रुपए चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी सारी एनर्जी गिर गई तो वो बाहर आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता था कि किसी और केस के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 500 रुपए गिरे, सॉरी 1000 रुपए गिरे, पैकेट गिरा, तो पहले वाला उससे 100 रुपए ले गया, कोई बात नहीं, अभी भी 900 बचे। फिर अगला वाला 200 ले गया, कोई बात नहीं, अभी भी 700 बचे। फिर ये बस पुलिस वाले के पास गया, उसको 500 रुपए दिए और खुद 200 रुपए बचे पे 200 रुपए लेके बाहर आ गया। 1000 थे, पहले 100 गए तो 900 बच गए, फिर 200 गए तो 700 बच गए, फिर 500 इसको दिए और 200 रुपए लेके बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद भी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी, फिर उड़ गया, भाग गया, उड़ गया, जो भी ये कहीं ना कहीं चला गया।
ये दूसरा केस हुआ। तीसरा केस ये भी हो सकता था कि वो यहां से उड़ता हुआ गया, ठीक है। अब एक केस ये हो सकता है कि जस्ट लकी, मतलब जस्ट लकी, जस्ट लकी मतलब ये 1000 रुपए मिले थे, यहां से भागे 200 रुपए ये ले गया, कितने बचे 700, फिर यहां से भागे 100 रुपए और ले गया, कोई और ले गया, अब कितने बचे 600। बिल्कुल संतरी जो पुलिस वाला खड़ा था उसके पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए और कोई ले गया। अब कितने बचे, अब 500 ही बचे। तो इन्होंने चुपचाप वो 500 रुपए पुलिस वालों को दिए और बाहर आ गए, बिल्कुल बिल्कुल गरीब, 1 रुपया नहीं है, और जेल से तो बाहर निकल गए पर ऑटो के पैसे नहीं घर जाने के लिए, और ये जस्ट वहीं बाहर बैठे हुए, ठीक है। अब अगर ये यहां बैठे हैं चुपचाप शांति के साथ, अब कोई चारा नहीं बचा, बैठे चुपचाप, ठीक है। ये अलग अलग केसेस समझ रहे हो आप। कोई ऐसा था इसको भी पैसे मिले थे पर ये अंदर नहीं रह गया, इसको पैसे मिले थे पर ये जस्ट जेल के बाहर बैठा है, इसको पैसे मिले थे ये उड़ गया। अच्छा, कुछ होते हैं सुपर लकी, ठीक है, ये वो होते हैं वो होते हैं ना हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती टाइप के। ये इसके पास पैसे नहीं थे, ये जबरदस्ती जाके पुलिस वाले को पटा रहा था, भाई प्लीज जाने देना, भाई तू भाई नहीं है भाई, प्लीज जाने देना यार, ऐसे क्या कर रहा है यार, प्लीज यार जाने देना। वो कह रहा पैसे कैसे, पैसे वैसे नहीं है भाई, जाने देना यार। और जब पैसे नहीं तो कैसे जाने दूं, कह रहे भाई ऐसे दोस्त नहीं है और तू ऐसे क्या कर रहा है यार। और वो लगा उसके पीछे, भाई प्लीज जाने दो, लेकिन वो पुलिस वाला हिल नहीं रहा। इतने में इसके ऊपर 1000 का पैकेट गिर गया। अब जैसे इस पर 1000 का पैकेट गिरा इसने उसमें उस 1000 के पैकेट में से 500 रुपए लिए, उसके मुंह पे मारे, मुंह पे, ठीक है। पुलिस वाले के ये ले, देखो 500 रुपए ये ले, और पूरे 500 रुपए लेके बाहर। लीमो ने इसको तो भैया प्राइवेट जेट आया था इसको लेने के लिए, बहुत तेज निकला ये बाहर, बहुत अच्छी, बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये थे सुपर लकी। अच्छा, यहां पे जस्ट फॉर फन एक सुपर अनलकी भी होते हैं। सुपर अनलकी कौन से होते हैं कि वो क्या है, यहां पे ना एक और आदमी था जो इसकी कहानी देख रहा था, अरे यार ये सही हुआ, उसको दिमाग में आया कि मैं भी ना यहां पे जाके खड़ा होता हूं, पैसे अगर वो बाई चांस पैसे गिरेंगे तो कम से कम बाहर तो निकल जाऊंगा बहुत तेजी से। वो भी यहां पे आके खड़ा हो गया, उसके ऊपर भी पैकेट गिर गया बाय चांस, पर बेवकूफ था, खुशी के मारे इधर की जगह इधर भाग गया, और जैसे इधर भागा धाड़ 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 सारी एनर्जी वही खत्म, ठीक है। बस सब सारी किस्मत अच्छी होने के बाद भी लास्ट में ये गुड़गोबर कर गया। ऐसा हमारे बच्चे भी होते हैं, पूरा सवाल आता है, सब कुछ सही होता है, पर लास्ट में OMR गलत भराते हैं, ये वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। सब आता था, सब बढ़िया था, बस लास्ट में मतलब बस अपनी किस्मत को लाथी मार के आ गए तो क्या करें, ठीक है। इसलिए आपको बहुत 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 कॉशियस होना पड़ता है बच्चों, कि आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये 1 शॉट वीडियो है, खूब सारा सवाल इसके अंदर हम करेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, बेसिक थ्योरी यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहां से, अब इस कहानी के बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन मिलती है, समझना ध्यान से। सीधी सी बात है, ये बताओ जो फोटोन बाहर से आया था, ये 1000 रुपए का नोट, वो उसको मैं hc/λ बोल सकता हूं क्या, बाहर से जो फोटोन आया उसकी एनर्जी। और ये जो 500 रुपए चाहिए थे, इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए। तो इसमें से मैंने घटाया 5, वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये वाली बात समझ में आई क्या, hc/λ -5 इज इक्वल टू k max। ये बात सबको समझ में आ गई क्या। hc/λ क्या है, वो जो फोटोन जो पैकेट आके गिरा था उसकी एनर्जी, उसमें से कम 500 रुपए तो घटाने ही पड़ेंगे, कम से कम। जो पुलिस वाले हैं वो तो अपना वो जो चार्ज है वो लेंगे ही ना बाहर छोड़ने का, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हो सकती है, जो सुपर एनर्जेटिक होंगे उसकी भी एनर्जी इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी। तो बाहर निकलने वालों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी hc/λ -5। और ये जो इक्वेशन थी ना भाई साहब, ये जो आपको बहुत सिंपल सी लग रही होगी अभी शायद इक्वेशन देखने में, यही वो इक्वेशन है जिसके चलते सन 1905 में आइंस्टीन साहब को नोबेल मिला था, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके सामने पूछे जाते हैं, पर ये कहानी सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये जो इस इक्वेशन को आप भूलोगे, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद
ये हुई बातें इस कहानी की। अब हम आ जाते हैं मुद्दे की चीज पे। देखो क्या होता है इसके अंदर। देखो ये होता है कि एक ये ऐसा था, ये जो सेटअप होता है आपका किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अंदर यहां पे हो गया कैथोड, ठीक है, इधर ये कैथोड है, ये ऐसा 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 इस तरीके चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है जो करंट नापता है, और यहाँ पे एनोड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फोटॉन्स आए, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स यहाँ पर आए, अब अगर यहाँ पे आते हैं फोटॉन्स इधर आके टकराए, तो उसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें क्या था, वो कुछ वो गरीब वाले भी थे जो जस्ट किस्मत से बाहर आ गए थे या बहुत स्लो चल रहे थे, वो यहाँ पे क्या है, इसके आगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसमें क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट चल रहे होते हैं तो वो बहुत तेज भाग रहे होते हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, और उसकी इनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो करंट है वो दौड़ता रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो बेसिकली करंट यहाँ पे दौड़ता रहता है, वो इस एमीटर के अंदर दिखता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई ये बताओ कम से कम कितनी वेवलेंथ, या मतलब लिमिटिंग केस क्या होगा, किसी जो बाहर से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनका लिमिटिंग केस क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए। तो हम ये कह सकते हैं hc/λ थ्रेशोल्ड, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। अगर वो 5 के बराबर हो जाए कि भाई बाहर से कम 500 रुपए का पैकेट गिरेगा तब तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है लिमिटिंग केस में, तो hc/λ थ्रेशोल्ड की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हो गया लैम्डा थ्रेशोल्ड शुड बी इक्वल टू hc/5, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो लैम्डा ऑफ इनकमिंग फोटोन शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा थ्रेशोल्ड, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा थ्रेशोल्ड, ठीक है, सॉरी ग्रेटर नहीं, लेस देन। लैम्डा छोटी होनी चाहिए इससे ताकि उसकी एनर्जी और ज्यादा हो, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो h न्यू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड अगर 5 के बराबर कर दो तो न्यू थ्रेशोल्ड जो आएगी वो हो जाएगी 5/h, और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर एमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो इतनी एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, अब सीधी सी बात है, यहां पे एक ग्राफ बनाया जाता है, जो ग्राफ आपके बहुत काम का है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक्चुअली ये जो बैटरी होती है ना, ये वेरिएबल होती है। अब अगर बैटरी वेरिएबल है तो मान लो यहां पे आ गया y और यहां पे आ गया x, ठीक है। y में तो हमने लिख दिया करंट, और x में हमने लिख दिया वोल्टेज। x में हमने क्या लिखा, वोल्टेज। अगर वोल्टेज 0 भी था, नॉर्मल वायर से जोड़ दिया, तो ये जो एक्चुअली ध्यान से देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बाहर निकला था ना, वो सामने वाले गेट में घुस गया, उसको पता ही नहीं था कि वो सामने वाला गेट एक्चुअली इसी जेल का दूसरा दरवाजा है, वो घूम फिर के वापस आ गया। उसकी वजह से भी, अगर इवन ये वायर भी है, नॉर्मल वायर भी यहां पे लगा हुआ है, बैटरी अगर 0 भी है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 भी है, तो भी थोड़ा बहुत चार्ज तो इसके अंदर बहता ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहते रहेंगे तो करंट ऐसे जाता रहेगा, और थोड़ा बहुत करंट तो उस केस में भी आएगा। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और फोर्स बढ़ती है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो करंट था यहां पे, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है जब इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है कि ऑलरेडी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इकट्ठे थे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम पे, वो सारे के सारे साफ हो चुके हैं, और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वैसे ही वहां पे घुस रहे हैं। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दोगे, और ज्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दी, इवन इन दैट केस ऐसा तो नहीं है कि यहां से जो खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन पैदा तो नहीं कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वही तो जाएंगे वहां पे। तो इस तरीके का ये जो करंट आता है, जो मैक्सिमम करंट होता है, दिस करंट इज एक्चुअली नोन एज सैचुरेशन करंट, आई सैचुरेशन। दिस करंट इज नोन एज आई सैचुरेशन। अच्छा, इसी बैटरी को अगर दोबारा फिर 0 कर दिया तो करंट फिर से 0 हो जाता है। लेकिन किसी का मन क्या, नहीं मैं तो बैटरी उल्टी घुमाऊंगा, तो उसने बैटरी ऐसे लगा दी।
बैटरी ऐसे लगाते के साथ ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगी उल्टे डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये जो यहाँ जो ये जो जमावड़ा वापस इकट्ठा हुआ क्योंकि करंट को पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो किया, तो यहाँ पे फिर से ये जमा हो गए, ये वापस अंदर घुस जाते हैं। और अगर ये वापस अंदर घुसते हैं तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है कि यहां पर तो नहीं पहुंचे ना, इस एमीटर में करंट कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें यहां घुसेंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन यहीं से निकले यहीं घुस गए तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो इसलिए करंट दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब यहां पे जो ये जो सुपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेट मी जस्ट कॉल देम समथिंग लाइक सुपर हीरोज। ठीक है, तो वो जो सुपर हीरोज थे वो सुपर हीरोज भी वहां तक ना पहुंच पाए तो उस केस में यहां पे करंट जीरो हो जाएगा। कोई एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा इस जगह पे, यहां से निकले बहुत सारे पर यहां पहुंचा नहीं, सारे के सारे वापस यहीं घुसेड़ दिए गए, वापस पहले वाले जो कैथोड था उसी में घुसेड़ दिए गए वापस। इसका मतलब यहां पे करंट जीरो हो जाएगा। और वो कब होगा, जब मोस्ट एनर्जेटिक के मैक्स वाला जो इलेक्ट्रॉन था अगर उसको भी रोक के वापस डाल देते तो मजा आ जाता। और वो कैसे आएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू क्या है, क्यू डेल्टा वी प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। क्यू क्या है, माइनस ई। और यहां से यहां तक अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मैं बोलूं अगर वो है वी एस, एस फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी एस, तो यहां पे जो ड्रॉप आया पोटेंशियल का वो हो गया माइनस वी एस। यहां से यहां तक का ड्रॉप आ गया, बैटरी उल्टी लगा दी थी ना, हायर पोटेंशियल, यहां हायर पोटेंशियल था यहां लोअर पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया माइनस वी एस प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन वहां नहीं घुसना चाहिए तो लिमिटिंग केस में क्या होना चाहिए कि बस वो यहां से जाए, ये अगर सामने वाला टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन जाए और टच होने से पहले रुक के बस वापस आ जाए, तो उससे पहले वो रुकना चाहिए ना, यानी कि फाइनल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी के मैक्स इक्वल टू जीरो। जैसे ही आपने ये लिखा और आपको नजर आई एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। के मैक्स की वैल्यू आ गई ई इंटू वी एस। जैसे ये वाली चीज समझ में आई, अब यहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी केस में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू के मैक्स। के मैक्स क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। और ये हो गई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देख लिए, एक ये वाला देख लिया और एक ये वाला देख लिया। ये हो गई बेसिक जो थ्योरी होती है आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब देखना शुरू करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं इससे पहले कि हम लोग मतलब कैलकुलेशन वाइज जो हिंट होता है वो ये है कि अगर आपने शायद सुना होगा एनर्जी जो होती है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल रहा हूं और अगर फोटोन की वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम्स में दे रखी है तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली तो वह एच सी बाय लैम्डा होता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम्स में दे रखा है तो सारी डेटा कन्वर्जन के बाद ये होता है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज गिवन बाय 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से भी काम चल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इसी से चलाना है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अप्रोक्सीमेटली 12,000 ही कर दोगे। ठीक है, तो 12400 ज्यादा आप इतनी दूर अप्रोक्सीमेशन ला सकते हो। इसी बात पे एक छोटा सा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहला सवाल, ठीक है, वो ये है कि अगर लैम्डा दे रखा है मान लो 1500 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, एक कोई मेटल है और मेटल सरफेस के ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, फोटॉन की जो लैम्डा दे रखी है वो दे रखी है 1500 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए कि वर्क फंक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1500 एंगस्ट्रॉम्स, के मैक्स दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो फाई की वैल्यू बताओ, फाई की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो बच्चों इस क्वेश्चन को। एक बार मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं क्या हमारे प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। हाँ भाई, क्या कह सकते हैं हम इस केस में,
लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा हो गई, लैम्डा आ रहा है 1500 एंगस्ट्रॉम्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हम ये कह सकते हैं कि के मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, के मैक्स की वैल्यू सीधे सीधे ये पैकेट गिर रहा था, पैकेट की जो एनर्जी थी वो यहां से निकालनी है, तो वो हो जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 1500। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो पैकेट हो गया, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वहां पे बाहर निकलने के चार्जेस लग गए, वर्क फंक्शन जिसे हम कहते हैं फाई। ठीक है, और जैसे ही आपने ये लिखा, ये 00 से 00 कर गया, 124/15 -3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल पूछता हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी चीज हो गई ये कि ये बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आई होप आपको ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप यहां पर। ठीक है, बिल्कुल श्रीराम, नोट बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है युवराज, सही आंसर निकाला आपने। अच्छा, बहुत बढ़िया पारस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बिल्कुल सही प्रकाश। अच्छा चलो, अब यहां पे देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे आई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 12400/1500, और ये तो हो गई जो पैकेट गिर रहे थे उनकी एनर्जी, माइनस जो आपको चार्ज देना होता है बाहर निकलने के लिए, वर्क फंक्शन जो है, या जो मैक्सिमम काइनेटिक, एक्चुअली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है यहां पर, तो एक्चुअली ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आई है। सॉरी, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी यहां पे, छोटी सी, ये यहां पे फाई था। ठीक है, तो यहां पे था फाई, तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आई ये आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरी बात ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये पिछली वाली स्लाइड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, वो है ई इंटू वी एस इज इक्वल टू के मैक्स। तो हम ये कह सकते हैं वी एस की वैल्यू आ गई के मैक्स अपॉन ई। अब वैसे तो खैर ये सारी की सारी चीजें ऐसा यूनिट में डलने वाली हैं, पर अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहां जान लीजिए, वो ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वोल्ट्स में निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल रहे हैं तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होती है। अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट्स में निकाल रहे हैं और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल रहे हैं तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों आपस में बराबर आती है। ठीक है, और अगर इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब के मैक्स तो दे ही रखा है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा सीधे सीधे 3 वोल्ट। बिल्कुल नीट में इस तरीके के सवाल आपके सामने पूछे जाते हैं कि अगर के मैक्स की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट्स। ठीक है, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में सेम आती है, यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर लैम्डा दे रखा है 1240 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, अगर लैम्डा दिया है 1240 एंगस्ट्रॉम्स और फाई की वैल्यू दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। अगर लैम्डा दे रखा है 1240 एंगस्ट्रॉम्स, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं ए बी सी एंड डी, जल्दी से आप मुझे ऑप्शंस लिख के बताओ। एक आ रहा है 4 वोल्ट, एक आ रहा है 6 वोल्ट, एक आ रहा है 10 वोल्ट, और एक आ रहा है नन ऑफ दी अबव, नोटा। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। लैम्डा की वैल्यू 1240 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स गिर रहे थे और फाई की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी यह पूछा जा रहा है आपसे। चलिए बहुत बढ़िया, सुहेब, युवराज, अटेम्प्ट करो बच्चों। बहुत बढ़िया, भर दिया भर दिया भर दिया। ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा बच्चों? आंसर आएगा
बहुत ही खूबसूरत, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दे रहे हैं। भव्या बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 4, 6 और 10 तीनों ही ऑप्शंस जो है वो थोड़े प्रोबेबल से लग रहे हैं शायद, और बच्चे तीनों को ही जवाब दे रहे हैं। पर सही क्या है? देखो सीधी सी बात है, 1240 एंगस्ट्रॉम का अगर फोटोन है तो जो फोटोन आके गिरा उसकी एनर्जी हो गई hc/λ, या उसकी एनर्जी को मैं बोल सकता हूं 12400 अपॉन 1240, यानी कि जो फोटोन आया वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया। अगर फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, जिसमें से जो वहां पे चार्जेस लगने थे वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगने थे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वहां पे जो शक्तिमान निकलता बहुत तेज, उसकी भी जो एनर्जी होती, मतलब वो सुपर हीरो को मैंने शक्तिमान बोल दिया, शक्तिमान जो निकलता उसकी भी एनर्जी होती है 10-4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, पिछले पेज पे ही बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है वही न्यूमेरिकल वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्ट्स में होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल एक्चुअली बी इक्वल टू 6 वोल्ट्स। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा चलिए भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी केस में है, ठीक है? मैंने क्या कहा आपसे, ये तो कैथोड रे ट्यूब हो गई जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये एनोड है, सॉरी वो कैथोड है, ये एनोड है, और यहां पे मैंने ये एनोड कैथोड एनोड कैथोड इसलिए ये जो बैटरी लगा रखी है, और यहां पे ये एमीटर है और ये यहां जुड़ गया, ठीक है? अब क्या हुआ, अब वहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आके टकराए, इलेक्ट्रॉन्स जो आके टकरा रहे हैं वो कितनी एनर्जी से आके टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो सॉरी फोटॉन्स जो आके टकरा रहे हैं वो 1240 एंगस्ट्रॉम वाले फोटॉन्स हैं, ठीक है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मिनिमम। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, ये तो चलो ये तो वीएस आ गया, वीएस के लिए तो ये हो गया, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इसी केस में मुझे जल्दी से बताओ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां पे मैंने मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। मिनिमम एनर्जी एट, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो एट कैथोड, ठीक है? मिनिमम के मिनिमम एट एनोड ऑप्शंस हैं 0, 4, 6 या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हैं सारे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, मिनिमम एनर्जी एट सी कितनी होगी, कम से कम कितनी एनर्जी होगी यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहे हैं उनकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ फटाफट। परी ने एक आंसर लिख दिया है 10, हाँ राजेश में पहले ईटूज में था, जीरो, 4, 6 या 10 क्या है ऑप्शन आपके हिसाब से? तो बच्चों मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी भाई, सिंपल सी बात है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो मिनिमम जो एनर्जी होगी कम से कम, तो भाई यहां पे तो रेंज होगी ना, मोस्ट एनर्जेटिक और मिनिमम एनर्जी वाला तो 0 एनर्जी का होगा। ये वो होते हैं ना जो बहुत ही कमजोर टाइप के, कहां गए वो कमजोर खिलाड़ी, ये यहाँ पे जो टकराए यहां से टकराए बिल्कुल, मतलब बिल्कुल गरीब से बाहर आ गए, सारी लास्ट के 500 रुपए, लास्ट के एक जेब से 1-1 रुपया निकाल के दे, जेब तो थी नहीं सॉरी, हाथ में जितने पैसे थे वो सारे के सारे वहां पे दे के बाहर आ गए, बाहर याद आ रहा है ऑटो के पैसे नहीं घर जाने के, ठीक है? तो मिनिमम एनर्जी 0 होगी। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी, अनदर क्वेश्चन, मैक्सिमम एट सी, व्हाट इज द मैक्सिमम एट सी? अगेन आंसर 0, ऑप्शन बी 4, सी 6 और डी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी एट सी? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है यहां पे भाई? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तो अभी हमने निकाली है ना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां पे मिनिमम एनर्जी 0 होगी, यहां 6 होगी। ये वाला जो आंसर था वो कितना आया था पहले अपने का? 6 वोल्ट आया था, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि
यहां पे जो मिनिमम एनर्जी निकली वो इतनी हो गई। जब वो इस जगह पहुंचेगा, यहां जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम एनर्जी, यहां पे मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? मिनिमम के एट एनोड। ये है बढ़िया सवाल, ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, 2 सवाल एक साथ लेता हूं यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसमें आपको मुझे ये बताना है कि फाइंड व्हाट, फाइंड के मिन एंड के मैक्स एट एनोड। ऑप्शंस ए 0 and 10, बी 4 and 6, सी मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सारे, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखा हुआ है। और 10 and 16, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। क्या लगता है इनमें से क्या होगा? मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्या लगता है कितना होगा भाई? तो भाई कम से कम एनर्जी यहां पे 0 थी और यहां पे जो मैक्सिमम एनर्जी थी वो 6 थी। इस बात को समझने के लिए बच्चों आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद आप लोग इस वक्त ना समझ पा रहे हो, ठीक है। वैसे मैं वेट कर रहा हूं, अगर आप में से कुछ लोग इसका आंसर दे देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बहुत बढ़िया फातिमा बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मानिक। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन ज्यादातर बच्चों के आंसर गलत हैं। गुड वन युवराज, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 3 या 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं अभी तक, बाकी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं पर अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। चलो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्या हो रहा है यहां पे 10 या 16? अब देखो समझो, यहां पे मिनिमम एनर्जी 0 थी। इसके लिए पहले आपको ये बात एक बात याद होनी चाहिए, और वो ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी बाय मतलब बाय विच, ठीक है, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that 1 electron gains when it is accelerated across 1 volt of potential difference। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं वैसे इसको, लेकिन फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतनी एनर्जी कि 1 वोल्ट से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाती है। क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अगर 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। 2 वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे, 2 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट कराओगे तो उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अगर आपने उसको 10 वोल्ट के अक्रॉस एक्सेलरेट कराया तो उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ जाएगी। जो यहां पे बिल्कुल गरीब, जिसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, वो वाला बिल्कुल वो जो बाहर तंबू गाड़ के बैठे थे, ऑटो के पैसे नहीं थे इनके घर जाने के लिए, उनको आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो उनकी एनर्जी 0 से बढ़ के 10 वोल्ट हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और जिनकी एनर्जी ऑलरेडी 6 थी उनकी एनर्जी यहां पे आते आते 16 हो जाएगी। सब में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गया तो 0 वाले 10 बन गए, 6 वाले 16 बन गए, तो आंसर आ गया मिनिमम एनर्जी जो एनोड पे होगी वो 10 और 16 होगी। क्या आप सभी को यह वाली बात समझ में आई क्या? यह एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपके एग्जाम में आपके सामने आ सकता है बच्चों। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है अरे सर ये तो मतलब ऐसा सवाल तो अभी तक आया नहीं है। अरे तो आ तो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, आया हुआ ही है। पहले पुराना सवाल है, ये आया हुआ ही ऑलरेडी, और साल मुझे याद नहीं है, पर मैं अगर आप कहोगे तो मैं ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे ये हो गया कि जो मिनिमम एनर्जी है कैथोड पे, मतलब बिल्कुल हमने तिया पाचा कर मारा एक सवाल का कि इसके अंदर अगर फोटोन आगे गिर रहा था, वेव फंक्शन दे रखा था, वर्क फंक्शन दे रखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल लिया, मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी एट कैथोड भी निकाल ली, मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एनोड भी निकाल ली, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते बच्चों।
एक और बात जो आपके सामने आती है वो ये है कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक ग्राफ की, ठीक है, और वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। अगर वो ग्राफ जो है ऊपर यहां पे स्टॉपिंग, यहां पे इधर तो दे रखा है आपको इंटेंसिटी, ठीक है, इधर दे रखा है आपको आई सैचुरेशन, सॉरी, अगर यहां पे आ रहा है आई सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट, और नीचे आ रही है मान लो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी, वो जो फोटॉन्स आके गिर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो अगर फोटॉन्स आके गिर रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या हुआ, हम यहां पे कह सकते हैं कि अगेन ये इस तरीके का आपका सिस्टम था पूरा का पूरा, ठीक है, इस तरीके का अगर सिस्टम था, ये लाइन यहां आई, ये इधर आई, ये ऐसा हुआ, सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ फोटॉन्स आके टकरा, यहाँ फोटॉन्स आके टकरा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, सब चल रही है, ये ऐसे चल रहा है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए, फोटॉन्स की जो इनकमिंग फोटॉन्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी डबल कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे। अगर मैं इंटेंसिटी को डबल कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए, इस बात का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए, जितने फोटॉन्स आके गिर रहे हैं वो डबल हो गए, तो एक चीज होती है इसका नाम होता है यील्ड। यील्ड इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले एक्चुअली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और ये यील्ड से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, कम एनर्जेटिक फोटोन है तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो ये जो रेशियो होता है वो इस पे डिपेंड करता है, किस पे, वो यील्ड पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब उस फोटोन के, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर कलर की कोई लाइट आ रही है तो उस फोटोन के इलेक्ट्रॉन को, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, किसी भी इलेक्ट्रॉन जिस पे वो जाके गिरेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की पॉसिबिलिटी फिक्स्ड है। और अगर वो पॉसिबिलिटी फिक्स्ड है तो उस केस में हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये रेशियो फिक्स्ड है। रेशियो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर डबल हुए, इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन डबल हुए, ये रेशियो फिक्स है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो गए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन डबल हो गए, तो सैचुरेशन करंट भी डबल ही हो गया। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ्स के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। एक सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है, अगर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, देन सैचुरेशन करंट और इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और ग्राफ की बात होती है और वो है, इधर तो आया स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पे आया 1/λ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ क्या होता है इसके अंदर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ इसके अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात होती है। वो ये लोग कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई वैसे अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में फॉर्मूला क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/e इंटू के मैक्स, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो ये हो गया 1/e, के मैक्स हो गया hc/λ माइनस 5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई hc/e इंटू 1/λ माइनस 5/e। अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, और अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, साफ दिख रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है।
तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का होता है देखने में, ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होगा, पर ये जो डिस्टेंस है ये होगा फाई बाय ई। खास बात ये है कि एच सी बाय ई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मैं अलग अलग मेटल्स के ऊपर भी लाइट मारूं तो फाई तो चेंज होगा, पर स्लोप जो है वो चेंज नहीं होगा। हर मेटल के लिए ये फाई बाई ई चेंज होता रहेगा, पर ये अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, सारे एंगल थीटा ही हैं, और tan थीटा की वैल्यू हमेशा एच सी बाई ई आती रहेगी। tan थीटा की वैल्यू पक्के तौर पे एच सी बाई ई आती रहेगी। इनफैक्ट जेई एडवांस में कुछ साल पहले सवाल पूछा गया था, और सवाल कितना लल्लू पूछा था उन्होंने जेई एडवांस में। नीट और ये जेई मेंस तो छोड़ दो, जेई एडवांस का क्वेश्चन था, और वो ये था जहां पे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स मानी जाती है, बहुत टफ पेपर माना जाता है। क्वेश्चन था इतने लंबे इतने चौड़े पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें लिखी थी बच्चों, ये सवाल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर की बातें। और उन्होंने पूछा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर, दो अलग अलग मेटल्स के ऊपर अगर लाइट गिराई गई भांति भांति की वेवलेंथ की और कुछ कुछ हुआ, तो जो ग्राफ हैं उनके स्लोप का रेशियो बता दो। और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, वहां पे इंटीजर लिखने होते हैं। क्वेश्चन क्या था, स्लोप भी नहीं पूछा, स्लोप भी फिक्स है एच सी बाई, स्लोप भी नहीं पूछा क्या, स्लोप्स का रेशियो। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा 1। अरे ये जो स्लोप है दोनों का सेम ही तो आएगा, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि जो बच्चा जेई एडवांस दे रहा है वो आराम से पूरा तसल्ली से पूरा सवाल पढ़ता है, तभी उसके कुछ को समझ में आता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने काफी सारे सवाल जो हैं वो इसके कर लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, ये पहला सवाल आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही बात है परी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल इज 200 नैनोमीटर्स। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर्स इज विल बी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो वेवलेंथ हो सकती है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे एमिट करवाना है किसी मेटल से, तो वो 200 नैनोमीटर दे रखी है। इसका मतलब वो 200 नैनोमीटर एक्चुअली क्या चीज है, ये है लैम्डा थ्रेशोल्ड। क्योंकि जितनी लैम्डा बढ़ती जाती है उतनी एनर्जी कम होती जाती है फोटोन की। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वो होती है एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जो लैम्डा है वो लैम्डा जिसकी भी होगी, हाँ, तो लैम्डा जो भी आएगी, लैम्डा अगर 200 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर लैम्डा है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी जिससे फोटोन निकल पा रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 12420 या 12400 करते, 1240 कर देते। चलो, 12400 होता है एंगस्ट्रॉम के केस में, नैनोमीटर के केस में 1240 हो गया। 1240 अपॉन 200, ये आ जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो गया फोटोन, जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पा रहे हैं हम लोग। अगर जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पा रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है कि जो वर्क फंक्शन है वही एक्चुअली इनकमिंग फोटोन की एनर्जी थी। ठीक है, 500 रुपए चाहिए थे तो 500 ही है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी आ रही है और जो फोटोन और जो वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है वो दोनों आपस में बराबर है, तभी ये जस्ट निकाल पा रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल या फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन इज 200 नैनोमीटर्स। तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई 1240/200। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ लैम्डा 100। अब बाद में हमने 100 वाला फोटोन मारा, तो हमें कह सकते हैं के मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1240/100। ये तो नए वाले फोटोन की एनर्जी है, माइनस और जो ओरिजिनल वर्क फंक्शन था 1240/200। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, हाँ जी सौम्या जी, थैंक यू यशस्वी। ओके, तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, नीचे आ गया 200, यहां पे 1240 कॉमन आ गया, 200 - 100 तो यहां पे बन गया 100।
ठीक है क्या? 200 डिवाइड बाय 100, 2 और 2 माइनस 1, एक्चुअली 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये 1 आ गया, एक 0 से 0 कट गया और 12.4 का आधा हो गया 6.2, यानी कि आंसर आ गया बॉम्बे। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को समझ में आ गया? हेलो यशस्वी, हाय, एंड सौम्या जी, हाँ जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? बी फॉर बेस्ट डॉक्टर्स, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, एक और सवाल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखी है, बेसिकली 1/λ के प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। ये तो ओरल सवाल है बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब बताया है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? क्या लिखा हुआ है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident radiation is plotted for two different surfaces. The graph show that the work function of A is, work function of A बड़ा है या work function of B बड़ा है? जल्दी से बताओ बच्चों, या कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते या दोनों बराबर है? वर्क फंक्शन अभी बताया था, याद आ रहा है कि अभी ये वाला ग्राफ देखा था हमने, जितना नीचे ये 5/E नीचे होता है, ये कितना नीचे है, ये भी 5/E नीचे होता है। अगर इसका 5 ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा नीचे आएगा, सीधी सी बात है। यहां पे आंसर क्या आएगा? इस लाइन को अगर मैं सीधा खींचूं यहां तक, इस लाइन को भी अगर मैं यहां पे सीधा खींच दूं, ये कितना आएगा? ये आएगा 5B/E। और ये कितना आएगा? अगर ये 1/λ अगर होता तो, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/λ के ही प्रोपोर्शनल होती है, और ये आ जाएगा 5A/B/E। तो 5A बड़ा है कि 5B बड़ा है? 5A बड़ा है या 5B बड़ा है बेटा? तो आंसर आ जाएगा 5B जो है वो बड़ा है। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। भर भर के बॉम्बे। नहीं युवराज, बराबर नहीं है दोनों, स्लोप बराबर होते हैं बेटा। अगर ये थीटा है ये थीटा है तो थीटा दोनों सेम होते हैं, स्लोप सेम आते हैं। इस ग्राफ में मैंने ये वाली बात को हाईलाइट किया था पहले, अब मैं दूसरी बात को हाईलाइट कर रहा हूं। जितना ज्यादा नीचे तक जाएगा उतना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा बच्चों बॉम्बे। समझ में आ गई सबके? क्लियरली समझ में आ रही है क्या? मजा आ रहा है क्या? थैंक यू टॉक्सिक। चलो नेक्स्ट, अगेन बी फॉर बेस्ट डॉक्टर्स। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों, AIPMT 2008 में पूछा गया था। वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 वोल्ट लाइज इन द विच रेंज। कैसे पता करोगे इस क्वेश्चन को? वर्क फंक्शन दे रखा है 6.2, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। सिंपल सी बात यहां पे ये आ रही है कि अगर इसके लिए आपको ये थोड़ा सा वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कि कौन सी लाइट या कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन से फ्रीक्वेंसी रीजन में लाई करती है। क्या आपको पता है? क्या आपको वो याद है? नहीं याद है तो देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, यहां पे 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, ठीक है। सॉरी, फाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6.2। हमेशा बच्चों क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हम लोग डेटा का बांटते हैं, भैया हमारे काम का क्या क्या दे रखा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो इससे मैं क्या 5 वोल्ट दे रखा है, तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? अगर यहां पे मुझे यह बताया गया कि यह है 5 वोल्ट, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यह कि hc/λ माइनस 5 जो Kmax होता है, जो आइंस्टीन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि hc/λ की वैल्यू आएगी -5 की वैल्यू हो गई 6.2 इक्वल टू Kmax हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से पता चला कि hc/λ की वैल्यू आ गई 6.2 प्लस 5 यानी कि 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स, और वहां से सॉल्व करके जब आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12400 अपॉन 11.2
इतने एंगस्ट्रॉम्स। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो लैम्डा है ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो आंसर है कैलकाटा। बहुत सारे बच्चे, इन बच्चों ने आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये नहीं याद है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और ये जो वेव्स हैं वो उनकी जो रीजन्स हैं या उनके जो मतलब फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो आपको नहीं याद है बच्चों। ठीक है, अच्छा समझ में आ गई वाली बात? चलो, नहीं नहीं डॉक्टर क्यों नहीं बन पाओगे? अरे ऐसी बातें नहीं करते हम, डॉक्टर तो हम बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, वो तो हम कर दिखाएंगे। एक छोटी सी चीज कोई हमको थोड़ी रोक सकती है। बिल्कुल बनेंगे साहब, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, वो दिन बहुत दूर नहीं है जो मुझे लगता है ना, मतलब तुम लोगों के साथ, जो तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते या तुम लोगों के साथ समय गुजारते जो मुझे चीज नजर आती है वो ये है कि मेरे बच्चों, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब, बहुत जल्दी मतलब कम से कम 5-7 साल बाद मिनिमम, आप जब आप MBBS करके या फिर इवन PG करने के बाद एक दिन आएगा जब आप मतलब वो स्टेथोस्कोप टांगे और बिल्कुल लैब कोट डाल के, जब आप एप्रिन डाल के, जब आप किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल के किसी गलियारे में से गुजर रहे होंगे और उस गलियारे में से गुजरते समय जब लोग आपके बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े होंगे, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, अरे अरे, मतलब जिनके बाद बिल्कुल हताश, हैरान, परेशान जो लोग होंगे वो आपके सामने ऐसे खड़े होंगे कि अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब देख लो। और आप उस वक्त उनके उस बहुत ही ज़्यादा निराश इंसान, जिसका शायद बेटा या मम्मी पापा में भी वाइफ, जो भी, जिसका कोई रिलेटिव, कोई परिजन, कोई बहुत क्लोज जिसका अंदर है, बीमार है, परेशान है, वो जब बिल्कुल आपके हाथों पे, मतलब बिल्कुल आपके सामने तो गिड़गिड़ा सा रहा होगा ना कि भैया आप ही भगवान हो, देख लो। तो जब मुझे बस वो दिन देख के, सोच के बहुत एकदम से खुशी सी होती है कि जब आप उसके कंधे पे फिर हाथ रखोगे और कहोगे डोंट वरी, आई एम द डॉक्टर, आई विल टेक केयर। तो वो जो लेवल होगा ना, वो मैं इमेजिन करने की बस कोशिश ही कर सकता हूं कि कितने होनहार और कितने मतलब ऑलमोस्ट भगवान के लेवल पे आप पहुंच जाओगे यार। ठीक है, तो और उसके लिए इट्स जस्ट द ग्रेटनेस विद इन। ठीक है, एक सवाल, एक कोई छोटी सी चीज आपको रोक नहीं सकती वहां तक पहुंचने से। ठीक है, एंड आई एम रियली वेरी होपफुल कि आप लोग जब वहां पहुंचोगे तो एक बार फोन जरूर करना। ठीक है, कह रहे सर, अरे हम पहुंच गए। हालांकि हमें एक्सरेज के अंदर, एक्सरेज की अल्ट्रावायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी की रेंज याद नहीं थी, हालांकि हमारे फेस पे नंबर कम थे, लेकिन फिर भी हमने कर दिखाया और हम पहुंच गए। एम्स दिल्ली, AFMC, जो भी आप बड़े बड़े जो आपको कॉलेजेस आपको समझ में आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, एंड आई रियली डू होप कि ऐसा होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए आई होप ऐसा हो, और उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके लिए तत्पर हूँ। ठीक है, in case you want to contact me directली, you can just go to the Unacademy app, और वहाँ पे आप you can just search me by my name, अनु गुप्ता is my name, जैसा कि आप शायद जानते होंगे अब तक, नीचे लिखा भी होगा। और you can just मतलब वहाँ पे जो मेरा हैंडल है वो अनु ए गुप्ता है। ठीक है, तो जस्ट आप वहाँ जाइए। कहाँ पे जाओगे आप? अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, इन दोनों में से किसी भी चीज़ से मुझे ढूंढ लो, मुझे फॉलो कर लो। And if you want, if you have any kind of a problem, you can always contact me. I am more than happy to help students. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो कोई पर्सनल मैसेज आए तो उसका रिप्लाई ऑलमोस्ट हाथ के हाथ दे दूँ। ऑब्वियसली अगर मैं क्लासेस वगैरह में होता हूँ, जैसे अगर आज क्लास चल रही है तो ऑब्वियसली आज जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए होंगे उनको मैं जवाब नहीं दे पाया होऊंगा, लेकिन आई होप कि मैं सबको जवाब देता रहूँ विद इन टाइम। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चले भैया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर नीट यूजी 2017 में पूछा गया, ये रहा। क्या है क्वेश्चन? क्या है भाई क्वेश्चन? ये दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? HC बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू दे रखी है 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि 3250 एंगस्ट्रॉम्स। Velocity of the electron ejected from silver surface by ultraviolet light of wavelength this much is। इतनी वेवलेंथ का अगर फोटोन आके टकराया तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो उसकी एनर्जी कितनी होगी? हालांकि इन्होंने यहाँ पे डेटा दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। H दे रखा है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड।
मल्टीप्लाइड बाय सी, तो 3 × 10⁸ से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको। जैसे ही आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मजा आ गया। बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो चीज है यहां पर, एक मिनट, यहां पे मैंने एक ज्यादा जोश में लैंग्वेज गलत लिख दी है, ठीक है। ये चीज जो है ये एक्चुअली वर्क फंक्शन के बराबर होगी फाई, जिसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो इतनी दे रखी है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये दे रखी है तो मैं ये कह सकता हूं फाई की वैल्यू हो गई 12400 अपॉन 3250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कुछ कुछ तो कट गया, जो नहीं कटा वो फाई है, वो फाई हो गया। अब इतनी एनर्जी का फोटोन दे मारा, तो अगर आपने इतनी एनर्जी का फोटोन दे मारा तो वो हो गया 12400 अपॉन 3250, सॉरी 256 का फोटोन देके मारा था, सॉरी मारा कितनी एनर्जी का था, इतनी वेवलेंथ का फोटोन मारा था। अगर आपने इतनी एनर्जी का फोटोन मारा तो ये हो गया 2536, इतनी एनर्जी का तो फोटोन आया, माइनस जो वहां पे लगे चार्जेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, वो लग गए 1240 अपॉन 3250, ठीक है, 12400 अपॉन 3250, ठीक है। और ये क्या है, ये है वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी जो होगी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, 12mv², पर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मास जो होता है वो मास कितना होगा, मास इज गिवन बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का। और इस बहुत ही गंदी कैलकुलेशन को देखो, नीट यूजी में आया हुआ सवाल है बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे ही आप, अब इसको आप सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है, अगर आप रेंज भी निकाल लेते हो बच्चों तो वो भी काफी है, आपका आंसर आ जाएगा दिल्ली। बस आपको पावर की रेंज निकालनी है तो भी आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गया? इन्होंने आपको पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी ताकि आप वर्क फंक्शन निकाल पाओ, और फिर इन्होंने आपको एनर्जी वो दे दी, वो वेवलेंथ दे दी जिस वेवलेंथ का फोटोन बाद में मारा गया था, ठीक है। तो फोटोन जितना मारा गया उसकी एनर्जी ये रही, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी, उससे वर्क फंक्शन निकाल के यहां लिख दिया, दोनों को आपस में घटाया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसको हमने 12mv² के बराबर लिख दिया। समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बढ़िया। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक करते जाओ भाई, ठीक है। धमाधम खड़ाक से एकदम से लाइक का बटन ठोक दो, मतलब तोड़ दो उसको पकड़ के, ठीक है। चलो, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइए अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन है ये, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो कितने कम आ रही है, नीट यूजी का 2018 का सवाल, ठीक है। इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, हम ये कह सकते हैं कि h इंटू न्यू नॉट। पहली बात तो बच्चों, ये जो न्यू है ये न्यू होता है, NEU न्यू, बिल्ली वाला म्यू नहीं, नया वाला न्यू, ठीक है। h न्यू नॉट की वैल्यू है 5, ठीक है। अगर h न्यू नॉट की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1। जब हमने 2 न्यू नॉट का फोटोन मारा तो हम ये कह सकते हैं कि h इंटू 2 न्यू नॉट, इतनी एनर्जी का तो फोटोन आया, ये मेटल था, उसका जो वर्क फंक्शन है वो हो गया h न्यू नॉट, ठीक है। ये तो हो गया जो चार्जेस लगेंगे बाहर निकलने के लिए, हमने पैकेट मारा h इंटू 2 न्यू नॉट का, तो जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, h न्यू नॉट इक्वल टू 12mv²। इन्होंने कहा v1 वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है। नाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 न्यू नॉट, तो अब h इंटू 5 न्यू नॉट का फोटोन मारा, h न्यू नॉट वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, इक्वल टू 12m, और नई वाली वेलोसिटी हो गई v²। अब ये पूछ रहा हूं, बताओ v1 v2 का रेशियो क्या है? क्या आप v1 v2 का रेशियो निकाल सकते हो बच्चों?
जैसे ही आपने इन सबको डिवाइड किया पकड़ पकड़ के, जो एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, क्या आएगा यहां पर, यहां पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो सॉल्व होकर आएगा 2h0 मैंने h नॉट हो गया h0 अपॉन 5 में से आ गया, ये आ गया 4h0 और हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, और ये आ गया v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, और यहां से सॉल्व होकर आया v1 अपॉन v2 आया, कितना आया, वो आया 1:2। तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ गई 1:2। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का आगरा। समझ में आ गई सबके? ठीक है, बिल्कुल फोड़ू तरीके से समझ में आ गई। एग्जाम में आएगा तो फटाफट फटाफट कर लेंगे क्या हम लोग? देखो अब ऑब्वियस ही बात है, नॉलेज एक अलग चीज है लेकिन प्रैक्टिस एक दूसरी चीज है बच्चों। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको डेली कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपकी स्पीड जो है वो लगातार बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट यूजी पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगिनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।